नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर। मैं विकास मिश्रा अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के इस प्रतिष्ठित पटल पर आज की शाम एक प्रतिष्ठित और बहुत ही लोकप्रिय वरिष्ठ पत्रकार, कवित्री, शायरा, गजलकार को मैं आमंत्रित करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा परिचय ये दूँगा कि जो आज के कार्यक्रम के अतिथि हैं, उनका मैं नाम पहले नहीं लूँगा, उनको सीधे आमंत्रित करूँगा। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि आज के जो कार्यक्रम की होस्ट है, वो भी एक बहुत लोकप्रिय होस्ट हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों में वो संचालन करती हैं, अच्छी एंकर हैं, लोगों को बहुत उनका अंदाज़ पसंद आता है। तो पहले हम स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम की होस्ट श्रीमती खुशी झा जी, जो मुंबई से हैं। खुशी जी, आप स्क्रीन पर आएँ। जी, स्वागत नमस्कार है सर। खुशी जी आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये आज के कार्यक्रम की पूरी बागडोर आपके हाथ में है। तो पहले तो हम अपने श्रोताओं का परिचय करा दें। खुशी झा जी जो कि मुंबई से हैं, खुद अच्छी-अच्छी, मूलतः वो बिहार की हैं, लेकिन मुंबई जैसी राजधानी आर्थिक नगरी में रहती हैं। और चूँकि वो महिला काव्य मंच से जुड़ी हैं, तो अच्छे-अच्छे अतिथियों को आमंत्रित करती हैं, जो आज हमारी अतिथि आ रही हैं, अलका अग्रवाल मैडम, वो भी खुशी खुशी जी के स्नेह आमंत्रण पर आई हैं। इससे पहले उन्होंने मंजू लोढ़ा जी को आमंत्रित किया था। अभी हमारे नरेश नाथ साहब भी आएँगे। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं, और जो किसी नाम की मोहताज नहीं, उनका परिचय ज़्यादा खुशी जी देंगी। लेकिन मैं बस उनका स्वागत करता हूँ, आदरणीय मैडम अलका अग्रवाल मैडम का। मैम, आपका स्वागत है। बहुत-बहुत आभार। नमस्कार, आज बाल दिवस पर सबको बहुत-बहुत सारा प्यार, बच्चों को जो हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अलका मैम और नमस्ते। एक तो कॉल आने से बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। मैम, आपका स्वागत है। उसको साइलेंट पर डाल दीजिए, कोई बात नहीं। ये देखो आवाज़ चली गई ना, यही और प्रॉब्लम। कोई कॉल आ जाती है। मैम 1 मिनट रुकना, मैं ये कॉल आ गई। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कॉल ने आ थोड़ा रही आ रही डिस्टर्ब कर आ देता है। आ रही आ रही आ रही है। सुनाई नहीं उसको पड़ रही। ये लोग दरअसल आपको मानते भी दूसरे नहीं है ना, मोड बड़ी पे डालेंगे। दिक्कत ये है। रुकिए 1 मिनट कोई दोबारा बात नहीं। ज़रूर। नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है 1 विकास जी, सेकंड। बराबर आ रही है आपकी आवाज़। तो आप आज अखिल भारतीय काव्य मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया है, तो संस्थापक प्रोफेसर अंजनी मिश्र जी, आपका बहुत-बहुत आभार। विकास सागर जी आभार, और हमारी प्यारी खुशी झा, आपका बहुत-बहुत आभार। और अध्यक्षा डॉक्टर शुभा, आपका भी बहुत-बहुत आभार, नमस्कार। और ममता बारोट जी, आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार। तो आगे हम बढ़ते हैं। खुशी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। खुशी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप म्यूट पर हैं। हाँ, बोलिए, अब बोलिए। जी, बोलिए खुशी आप। आई, बोलिए, बोलिए। आई आवाज़? आ रही, आ रही। आवाज़ आई? हाँ, तो आज बहुत ही शुभ दिन है, और बाल दिवस, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। और मैं चाहूँगी कि अभी विकास सर जुड़े नहीं हैं, वो कोई वीडियो प्ले करने वाले थे। अगर विकास सर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप जुड़ें और वो वीडियो प्ले करें एक बार, तो मैं आगे का कार्यक्रम बढ़ाऊँ। नेटवर्क इशू के कारण थोड़ी दिक्कत आ जाती है और थोड़ी देर हो जाती है। अरे जी, ममता आगे। जी स्वागत है। जी ममता मैम प्लीज़ ध्यान दिया करो, मैं 3 मिनट से पीछे हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है अभी? हाँ सर, आ रही है, तो आप वो हाँ, ममता मैडम प्लीज़ वीडियो। स्टूडियो देखा करिए, क्योंकि कार्यक्रम स्लो हो जाता है। सॉरी। तो मैं एक बार पुनः अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि आज का जो विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम है, जिसकी अतिथि आदरणीय अलका अग्रवाल मैम हैं, और आज के कार्यक्रम की एंकरिंग करेंगी खुशी झा जी। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात ये है कि दोनों लोग मुंबई से हैं, एक-दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानती हैं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में केवल श्रोता के रूप में रहूँगा। अंत में हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षा, हमारे पटल की अध्यक्षा डॉक्टर सुभाष सचान जी धन्यवाद ज्ञापन के लिए जुड़ेंगी, और अगर समय होगा तो मैं भी जुड़ूँगा, अनामिका सिंह अभिनल जी जुड़ेंगी। तो चूँकि ये कार्यक्रम थोड़ा-सा ज़रूर 2-4 मिनट विलंब हुआ है, तो मैं एक
रिक्वेस्ट करूंगा खुशी जी कि आप जो है एक वीडियो जो बनाया गया है ममता मैडम, आप वो 2 मिनट का, क्योंकि मैं चाहूंगा कि लोग वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ मैडम की क्या उपलब्धियां हैं, और हमने काफी कुछ अपने मैसेज में भी लिखा है मैम आपके बारे में। तो मुझे लगता है चूंकि आपके बारे में काफी ज्यादा लोग पहले भी जानते ही रहे होंगे, लेकिन चूंकि जो लोग हो सकता है आपसे ना जुड़े हों फेसबुक पे, तो वो हमारे इस पटल के माध्यम से आज और जानेंगे आपकी ग्रेटनेस को, आपके अचीवमेंट को, आपके साहित्य के प्रेम को। तो सबसे पहले मैं ममता मैम आपसे चाहूंगा कि आप जो एक 2 मिनट का वीडियो हम लोगों ने तैयार किया है, कृपया आप वो डालें जिससे लोग देखें। ममता मैम आपका स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का अखिल भारतीय काव्य मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय काव्य मंच एक बहुत ही समृद्ध मंच है, जहां हम ऐसे कवि, कवित्री, लेखक और गायक से मिलते हैं जो अपने आप में ही बहुत ही समृद्ध होते हैं। जी हाँ, धन्यवाद इतने सुंदर मंच के लिए संस्थापक प्रोफेसर अंजनी सर द्विवेदी जी का, धन्यवाद श्री विकास मिश्रा जी का, अध्यक्षा शुभा सचान जी का। तो आइए मिलते हैं आज के चमकते छिलमिलाते ध्रुव तारे श्रीमती अलका अग्रवाल मैम जी से। हाँ, और जानते हैं उनसे ही उनकी सफलता का राज, और सुनते हैं उनकी ही मधुर आवाज़ में सुमधुर उनकी कविताएं और रचनाएं। धन्यवाद। वाह क्या वीडियो था। मुझे लगता है कि 1 घंटे के कार्यक्रम से पहले ये 2 मिनट का वीडियो काफी ही प्रभावशाली रहा दीदी। अलका दीदी, आपने इस बात को महसूस भी किया होगा, क्योंकि इसमें काफी ऐसी उपलब्धियां थी। जैसे सबको मालूम है कि फिल्म इंडस्ट्री के हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, सारे खिताब गोविंदा जी के पास हैं। आपकी उनके साथ पिक्चरें हैं। काफी सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनको सच में हम भी नहीं जानते हैं, तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, वो तो आप बताएंगे। तो पहले हम स्वागत करते हैं, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा। तो चूंकि हमारे पटल के संस्थापक अंजनी द्विवेदी जी, पहले मैम ये लगभग अभी हम 10 दिन बाद 500 कार्यक्रम करेंगे, लगभग 10 कार्यक्रम बचा है। तो हम लोग मोस्टली इस 500 में लगभग हम लोग 400 तो एकल पार्टी किए होंगे और 40-50 का भी सम्मेलन होंगे। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये हम लोगों ने अभी मुश्किल से 2-3 महीने पहले हमने रूही सिंह जी थी जो मिसेज इंडिया फाइनलिस्ट बनी थी, तो उनके ही साक्षात्कार से हमने इस कार्यक्रम का आगाज किया था। और लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि जो लोग भी समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन चूंकि हम लोग खुद साहित्य से जुड़े थे, तो हमारा ये उद्देश्य था कि अगर साहित्य के लोग आएंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, प्लस पॉइंट होगा। और हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं जो ऑल इन वन है, उनके अंदर साहित्य भी भरा हुआ है, उनके अंदर सामाजिकता भी है, उनके अंदर बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री भी है, एक्टिंग है, वो राइटर भी हैं, कंपोजर भी हैं, जैसे आप ही हैं। आप एक मल्टी टैलेंटेड हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि जो आज हमारी गेस्ट हैं, उनका परिचय केवल एक शब्दों में, एक लाइनों में देना मुश्किल है, इसलिए हमने 1 घंटे का कार्यक्रम रखा, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि इस 1 घंटे के कार्यक्रम में ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। तंग आ चुका हूँ फोन से। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आप लोग जानेंगे। लेकिन मैं मैम को जब से फेसबुक से मैं मिला हूँ, फेसबुक से जानता हूँ, तो जो मैंने महसूस किया अपनी 4 पंक्तियों में, वो पढ़ने के बाद खुशी जी हम आपको ये कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि मैम, जब से हमने फेसबुक पे आपकी प्रोफाइल को देखा है, मैडम हमने जब से फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल को देखा है, सच में बताऊं, खुद को हमने बहुत मजबूर देखा है। ना देखा था आपसे गुणी पहले, मैंने ना देखा था आपसे ज्यादा गुणी पहले। सच में मैंने अपनी आंखों से ऐसा सुरूर देखा है, सच में हमने अपनी आंखों से ऐसा सुरूर देखा है। और एक पंक्तियां और पढ़ूंगा मैम,
कि जब से हमने जाना कि नहीं, हमने फिक्स किया था 14 तारीख को बाल दिवस है, हम बाल दिवस मनाएंगे, तो केवल 2 लाइन की पंक्तियां हैं कि जब से हमने आपको आमंत्रित किया है, तो आपकी यादों के सहारे हमारे ज़िंदगी का हम सफ़र करते हैं, तब से हम ज़िंदगी की यादों का सफ़र करते हैं। अब आपको बुलाने के बारे में ही सोचते हैं, आपके बुलाने के बारे में ही सोचते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आदरणीय खुशी जी, जो कि आज के हमारे कार्यक्रम की एंकर हैं, एक बार ये बताते हुए कि कुछ श्रोताओं का हम नाम ले लें, जो हमारे इस पटल को बुलंदियों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखिए, अशोक मिश्रा जी हैं, खुद एक अच्छे कवि हैं। सोहन लाल शर्मा सर, सहायक अध्यापक से रिटायर हुए और इतने बड़े व्यंगकार हैं, लेकिन फिर भी इतनी सरलता है कि हम लोगों को देखिए प्रिय विकास भाई लिख रहे हैं। वो मेरे पिताजी से भी ज़्यादा उम्र के होंगे। बड़ा अच्छा डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा सर भी बहुत जल्दी ही हमारे कार्यक्रम में आएँगे। अभी फ़िलहाल मैंने इनको एकल के लिए बुलाया है, लेकिन ये सब ऐसी पर्सनैलिटी हैं दीदी जो एकल के लायक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतने महान लोग हैं कि हमें मजबूरी में उनको एकल के लिए बुलाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग रोज़ साक्षात्कार करेंगे तो शायद लोग बोर हो जाएँगे। डॉक्टर स्वरूप चंद्र शास्त्री सर, तो एक बार सबका नाम, खुशी जी आपसे एक निवेदन रहेगा कि जब बीच में आपको मौका मिलेगा, और अलका मैम आप भी, तो कुछ श्रोताओं का नाम ज़रूर लेना, क्योंकि श्रोता को भी लगता है कि हाँ, हमारी बात को इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि इसमें जो कमेंट आएँगे वो जो लिखे मैसेज होंगे वही आएँगे। आपको इमोजी तो आपको दिखनी नहीं है। देखिए, हाँ। नीरजा शुक्ला दीदी जी हैं जो कनाडा से जुड़ी हैं, लेकिन लखनऊ की हैं। तो अभी देखेंगे दीदी आप, ऐसे बहुत सारे श्रोता आपको दिखेंगे जो खुद में एक व्यक्तित्व हैं, वो भी साक्षात्कार के लिए हमारे यहाँ आते हैं या आएँगे, लेकिन वो सब एक श्रोता के रूप में होते हैं, और मुझे लगता है जो अच्छा श्रोता होता है, वही अच्छा वक्ता होता है। और इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि 10 मिनट हो चुका है, मैं अब बाहर रहूँगा। खुशी जी, आज के इस कार्यक्रम की पूरी बागडोर आपके हाथ में है। आप बढ़िया से मैम के बारे में छोटे-छोटे क्वेश्चन करिएगा, और कोशिश करिएगा कि मैडम का जवाब भी बहुत छोटा-छोटा हो। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है, चूँकि मैम को हम आज एक कवित्री के रूप में, जैसे मैंने मंजू लोढ़ा जी को जब बुलाया था, तभी मैंने कहा था कि वो मुंबई के लिए कोई पर्सनैलिटी होगी, लेकिन मेरे लिए वो एक कवित्री के रूप में है। सच में एकदम गलत दिया है। मैं तो तंग आ चुका हूँ कॉल वालों से, फिर एक कॉल आ गई। चलिए खुशी जी, आप कार्यक्रम बढ़ाइए, चलिए करिए। थैंक यू वेरी मच। विकास जी, आपने बहुत खूबसूरती से मेरे प्रोफाइल पे बोला। तो अब मैं अंजनी द्विवेदी जी का यहाँ पर मैं पहले तो क्षमा प्रार्थना कर लूँ, क्योंकि वो गलती से मैंने मिश्री जी बोल दिया था, क्योंकि सब उल्टा पुल्टा हो रहा था। तो अंजनी द्विवेदी जी का बहुत बहुत आभार जी। खुशी जी बताएं। जी, बहुत बहुत स्वागत है। आवाज़ क्लियर है ना मैम मेरी? बहुत अच्छे से आ रही है जी। हाँ जी जी जी। तो मैं सबसे पहले सभी को का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, साथियों, सभी को शुभ संध्या। अखिल भारतीय काव्य मंच पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज की शाम हम आप सभी को एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी आवाज़ में मोतियों की खनक और योग्यता तो काबिले तारीफ है। तो उससे पहले कि मैं कुछ सवाल करूं, कुछ आगे बातचीत को जारी करूं, तो उससे पहले मैं माँ शारदे की वंदना करना चाहती हूँ। तो सुनिएगा। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। विनती ये हमारी माँ क्यों ना तू सुन रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। हम दीन बालक कब से विनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरी माता हम शीस नवा रहे हैं। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। अज्ञानता हमारी माँ शीघ्र दूर कर दे, सद्बुद्धि दे ज्ञान हमें माँ शारदे तू भर दे। मातेश्वरी तू सुन ले इतनी विनय हमारी,
जगती की सारी, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। धन्यवाद सभी का, फिर से स्वागत है मैम का और सभी बहुत ही श्रोताओं का, मधुर आवाज आपकी। सभी श्रोताओं का। और आज बाल दिवस के उपलक्ष्य पे सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं मैम से आज के दिन गुजारिश करूंगी कि वो बाल दिवस के उपलक्ष्य पे एक बच्चों की रचनाएं और अपनी बचपन की कुछ अनछुए लम्हों की यादें शेयर करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्वागत है। बहुत आपने सरस्वती माँ की बात की, तो सरस्वती माँ हमें भूलती नहीं है खुशी। आज अगर सरस्वती माँ का वरद हस्त हमारे सिर पर नहीं होता तो हम आज इस मंच पर एक साथ जुड़े नहीं होते। ना आप मेरा इंटरव्यू ले रही होती, ना मैं इंटरव्यू दे रही होती। तो ये शायद हम उनके प्रिय बच्चों में से हैं, इसीलिए आज हम शायद शब्दों की रचना कर पा रहे हैं। और मैंने हमेशा अपने उसमें भी लिखा है और कहते भी हैं कि जो रचेगा वो बचेगा। तो आज एक तो एकादशी भी है, तुलसी विवाह भी है, तो उसकी भी सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और हमारे साथ यहाँ पर अभी गीतू माहेश्वरी जी, आपका भी बहुत स्वागत। जितने लोग जुड़े हैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। और आपने कहा कि बचपन की बात करें हम, तो देखिए सबसे पहले तो मैं कई बार मुझे कहते हैं, और आज मैं आपके मंच को इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि आज आपने बाल दिवस के दिन मुझे चुना है, क्योंकि पता है मेरे अंदर का जी। बच्चा है ना हमेशा जिंदा रहता है। मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम बड़ी कब होगी, ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ, कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से, मक्कार हो जाओ। इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए, तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो बचपन की मासूमियत है वो कहाँ खो जाती है जैसे-जैसे लोग बड़े हो जाते हैं, और यही हम ढूँढते रह जाते हैं। अगर सचमुच सबके अंदर बचपन की मासूमियत हो तो ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो। और आज आपने जब कहा कि बाल दिवस पर, तो दरअसल मैंने इसका दूसरा ड्राफ्ट भी नहीं किया है, पर जो मन में आया वो लिखा। पहले तो मैं जो मतलब निदा फ़ाज़ली जी की 2 पंक्तियाँ जो कि बहुत-बहुत पसंद है मुझे। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए। और बाल दिवस के दिन हम सबका बच्चा वापस लौट कर आता है, तो मैंने कुछ यूँ लिखा है कि बाल दिवस पर अब भी क्यों बच्चा बनने को करता है मन, धन और दौलत देता यौवन, पर खुशियों की दौलत देता बचपन। तभी तो कहते हैं सुदर्शन फाखड़ी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन सुहाना, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सच में छोटी-छोटी सी बातें देती हैं खुशियाँ। रेत के घरौंदे, कपड़े की गुड़ियाँ, हम सब कपड़े की गुड़ियों से खेलते थे, बचपन की वो बातें भूलती नहीं कभी। रेत के घरौंदे, कपड़े की गुड़ियाँ, देती हैं बच्चों को अनमोल खुशियाँ। बारिश के पानी में भीगकर छा छपछई, बारिश के पानी में भीगकर करना छा छपछई, बिन बात के भी खिलखिला के हंसना, बिना मतलब के सबसे मिलना, खेलने दो ना बचपन को, खेलने दो ना बचपन को, बिना किसी षड्यंत्र के, मिलने दो ना मासूमियत से, बिना किसी मतलब के। देखो ना, ख़ास करके मैं बहुत दुखी होती थी जब मैं देखती थी कि जो बच्चे पैदा हुए हैं 1 साल के, 2 साल के जो हो गए, वो खेलने नहीं जा पा रहे हैं, जो पैंडेमिक टाइम आया। देखो ना, कोरोना जैसी महामारी ने कितने मासूम चेहरों पर बिखरा दी मायूसी, चार दीवारी में बंद हुआ बचपन। स्कूल में खेलते खाते थे जो पढ़ते-पढ़ते, ऑनलाइन स्कूल से हो गए वो बच्चे बोर। नौनिहाल कहाँ जान पाए कि खुले आसमान के नीचे कैसे खेला जाता है। आओ फिर मंचों से साहित्य, आज आपने अखिल भारतीय मंच बाल दिवस के दिन इस बात पर अचानक मेरे जहन में ये बात आई कि आओ फिर मंचों से साहित्य को दे हम बचपन को आवाज। गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा जो आज कोई जानते भी नहीं होंगे आज के बच्चे, गुल्ली डंडा, खो खो, छिपा छिपी जैसे खेल भी होते हैं मोबाइल के अलावा।
ऐसे खेल भी होते हैं मोबाइल के अलावा। बचपन हमेशा देता रहे खुशियाँ, हर पल हर क्षण। चलो करें कुछ ऐसा आगाज़, चलो करें कुछ ऐसा आगाज़, सब मिलकर देते हैं हम बचपन को फिर से आवाज़। जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बचपन की सारी बातें बताई मैम आपने। सच में जो गुल्ली डंडा पहले खेला करते थे, गुड़ियों से खेला करते थे, वो तो अब कोई जानता भी नहीं है, तो हुँ। खेलेंगे क्या। तो अभी तो मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहे हैं, वो पांडे सर नहीं, का यहाँ पटल पर पर सबका पांडे जी स्वागत है। हैं, पांडे जी हैं, पांडे जी, हाँ, आपका बहुत-बहुत हमें स्वागत है कोई पटल पर। कमेंट्स हाँ नहीं दिख रहे कोई हैं। कोई बात नहीं, जब सभी का मैं दिखेंगे तब बोलिए। जी। हाँ, हुँ। स्वागत है। तो मैं मैम के बारे में कुछ जो इनकी अचीवमेंट है, जो इनकी उपलब्धि है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। उसके बाद चलूँगी थोड़ा सवालों पे कि कहानी, व्यंग, कविता तीनों विधाओं में इनका लेखन होता है। कहानी संग्रह मुर्दे इतिहास नहीं लिखते। राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के प्रथम पुरस्कार प्रेमचंद सम्मान से सम्मानित हैं। निरंतरा गोदरेज फिल्म फेस्टिवल में प्रथम। फिल्म अदृश्य को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स, अनेकों पत्र पत्रिकाओं में लेख आदि प्रकाशित। फिल्म, टेलीविजन, धारावाहिक, रेडियो के लिए इनका लेखन होता है। अध्यक्ष राइटर्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन महिला विंग मुंबई। निदेशक परसाई मंच। लेखन व संपादन अदृश्य मुर्दे इतिहास नहीं लिखते। रंग कलम अपरितम भारत मुंबई की हिंदी कवित्रियां आदि। व्यंग संग्रह मेरी तेरी उसकी भी। कविता संग्रह खिड़की एक नई सी प्रकाशाधीन। हरिशंकर परसाई पर लघु कथा शोध प्रबंध जारी है। तो मैं एक लाइन कहूंगी कि इतनी सारी उपलब्धियां हैं मैम की, लेकिन मैम ये है सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि इनकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं। और ये है कि छुपे रुस्तम की तरह, जो कि कभी इन्होंने ये नहीं बताया कि हाँ मेरी इतनी पहुंच है, मैं इतनी बड़ी हूँ, कभी मैंने इनमें घमंड नहीं देखा। और तो मैं ये कहूंगी कि मुफलिसों के शहर में हर कोई बेगाना था। मुफलिसों के शहर में हर कोई बेगाना था, हम छोड़ आए वो गली जहाँ झूठा अफसाना था। तो इसी लाइनों से मैं इनसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अक्सर देखा गया है कि लोग गीत, गजल, कविता, शेरो शायरी लिखते हैं, लेकिन आपने कभी अपनी बहुत सी छोटी उम्र में कहानी लिखना शुरू किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं जानना चाहूंगी और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर कहानी की शुरुआत कैसे की आपने, और कैसी आपकी इच्छा हुई कि आप कहानी लिखना शुरू करें। क्योंकि छोटी छोटी रचनाएं तो आम लोग अमूमन कोई भी लिख लेते हैं, लेकिन कहानियां लिखना एक छोटी सी उम्र में ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूंगी कि आप उसे हम लोगों से शेयर करें। जी खुशी जी, शुक्रिया। और महेंद्र जी कह रहे हैं कि बचपन की याद दिला दी। गीतू महेश्वरी जी कह रही सुंदर प्रस्तुति। बचपन तो बहुत देखिए बहुत कभी स्वागत हम है महेंद्र जी सबका। भूलते ही नहीं है। बचपन कहाँ भूलते हैं हम, बचपन तो हमेशा दस्तक देता ही रहता है। और आपने बचपन की बात की तो दरअसल मैंने लेखक बनने के लिए तो लिखा नहीं था। मैं हमेशा कहती हूँ कि सुमित्रा टंडन पंत जी की, उत्तम द्विवेदी जी, वाकई बचपन की यादें ताज़ा हमेशा होती रहनी चाहिए। कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो मेरे साथ कुछ दरअसल ऐसा ही हुआ था। मेरी सबसे बड़ी दीदी, जब मैं मुश्किल से 6 साल की रही होंगी, और वो खुद 18 साल की थी, और उनकी शादी हो गई थी और वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। तो मैं उनसे इतना अटैच थी कि मैं उनको याद कर कर के रोती रहती थी। तो वो उनसे जो छोटी दीदी थी, फिर वो इस तरह से खैर क्योंकि अक्सर ही बात हो जाती थी, मैं इसे लंबा नहीं बताऊँगी। तो उन्होंने कहा कि जो भी मन में आए, और मैं डांस भी किया करती थी, तो उनका मन था कि मतलब मैं डांस भी करूँ। आपने शायद यहाँ एक आध मेरी फ़ोटो देखी भी है मेरे नृत्य की। तो ख़ैर वो दीदी के लिए फिर मैं उनको याद कर कर के क्या लिखती थी मालूम नहीं है। जो भी मन में आता था उनकी यादें, उस समय तो शायद छोटी-छोटी उँगलियों को कलम पकड़ना, कलम तो कहाँ, हम लोग पहले वो स्लेट पर लिखा करते थे। फिर वो धीरे-धीरे पेंसिल से लिखना शुरू किया। फिर इस तरह से धीरे-धीरे देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा, यहाँ पर बचपन के बारे में यहाँ कुशवाहा जी ने बात लिखी है। तो ख़ैर वो इस तरह से मैं अपनी कहानी, दूसरों की कहानी, दूसरों की कहानी, अपनी कहानी बनती चली गई। और दरअसल पता नहीं, मैं हमेशा एक बात मानती हूँ कि जो भी राइटर है, उसका जो ऑब्ज़र्वेशन है,
वो बहुत डीप होना चाहिए। और अगर हमारे पास नज़रिया है, और हम बचपन में तो हम नहीं जानते कि नज़रिया है। जैसे हमारा एक गाँव, मतलब हमारा एक फार्म हाउस है, और वहाँ उस फार्म हाउस पर हम जाया करते थे। मेरे पापा जो थे, तो मतलब वो उन्होंने तमाम मेरे दादाजी नगर से थे, लेकिन पापा ने वो सारी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर एक किसान की ज़िंदगी जी। और वो उन्हें मैं देखती थी मेहनत करते हुए, तो जो गाँव के बच्चे आया करते थे, वो गाँव के बच्चों को मैं उनके साथ खेलती थी, और वो उनके बीच की उनकी चीज़ों को पता नहीं कैसे वो मैं ग्रहण करती चली गई। और वो इसी तरह से उनके बीच की जो कहानियाँ, और मैं मतलब वो वहाँ इसी तरह से मैंने कहानी लिख दी, और मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कहानियाँ लिखने लगी हूँ। तो वो जो मेरी दीदी थी, उन्होंने ही मुझे बगैर बताए मेरी कहानी सारिका नवांकुर विशेषांक में भेज दी। सारिका, जो यहाँ लेखक हैं, जो पुराने लेखक हैं, वो जानते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत बहुत मशहूर पत्रिका हुआ करती थी। तो हम तो मतलब धर्मयुग या बहुत बहुत लेखक बनाए हैं। तो दरअसल सारिका में नवांकुर विशेषांक में जब मेरी कहानी छप गई, तो फिर तमाम पूरे देश से पत्र आने लगे, उसमें पत्र आया करते थे। तो ये बहुत जगह मैं बोल चुकी, इसलिए मैं तो बहुत एलोबरेट नहीं कर रही हूँ बात को। तो इस तरह से मैं कहानियाँ लिखने लगी, और आगे फिर हम कविता और व्यंग्य की बात भी करेंगे। आपने कहानी की बात की, हाँ, इसका जवाब ये है। जी सर, सॉरी, जी मैम, बहुत ही अच्छी बातें बताई कि किसी में बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि आप छोटी उम्र में हो और आप कुछ देख के उसमें कुछ रचना गढ़ लेती हो। ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है, और यहाँ से आपकी कहानी की शुरुआत हुई। तो मैं आपकी आपकी शॉर्ट फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की, और किस तरह से आपने इसको शॉर्ट फिल्म को बनाना शुरू किया? देखिए, ये तो अभी कुछ समय पहले की बात है, क्योंकि ये तो आप वो कहते हैं जंप करके मेरी यात्रा के बहुत आखिरी इधर, मतलब जो इधर के मौजूदा पृष्ठों पर आ गई हैं। पर आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। दरअसल मैं CFBP, काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, इससे जुड़ी, जो आपने निरंतरा की बात की थी, तो निरंतर निरंतरा की हाँ। स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने। तो स्क्रिप्ट जो थी वो हमारी फर्स्ट आई थी, और जब वो स्क्रिप्ट फर्स्ट आई, और उसमें भी मैंने, क्योंकि मैं हमेशा से अ, हालाँकि स्त्री विमर्श शब्द मुझे बहुत उचित नहीं लगता है, क्योंकि हम कहीं न कहीं वो तो बचपन से बातें करते रहे हैं। तो मैं जब जहाँ भी गलत होता था, मैं खड़ी हो जाती थी, तो इसलिए कई लोग मुझे झांसी की रानी भी कहते हैं। बचपन से ये गलत के खिलाफ आवाज़ मैंने उठाई है। तो वो जो भी चीज़ें थी, तो निरंतरा में यही कि एक बच्चे के मन में जो भी था कि वो क्यों मुझे ही चुप रहना है, क्यों मुझे ही सब सहना है, मुझे भी कुछ कहना है, इस तरह से उसके वो जाकर के उसको पद्म अवार्ड मिलता है। तो जब वो निरंतरा की मेरी वो फर्स्ट आई, तो जो वहाँ की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने कहा कि अलका, आपको हमारा ऑर्गेनाइजेशन जॉइन करना चाहिए। और वो जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फाउंडर हैं JRD टाटा, बिरला, गोदरेज, मिस्टर बजाज, राम गोपाल बजाज, ये सब जो आप मतलब हम बचपन से जिनको हम सुनते बड़े आए हैं कि टाटा, बिरला, ये नो लाइक वो हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसमें जुड़ने का मौका मिला, और मैं बोर्ड मेंबर हूँ उसकी। तो हम लोग, हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम कंज्यूमर अवेयरनेस यानी ग्राहक जागरूकता के लिए काम करते हैं, और फेयर बिजनेस के लिए काम करते हैं। तो हर साल एक फ़िल्म फेस्टिवल होता है। उसके लिए दरअसल मैंने ये, क्योंकि कई लोगों ने मेरी उस पर बनाई भी है और बोला, लेकिन कुछ लोगों ने बोला नहीं बनाई। तो फिर मुझे लगा कि मुझे एक मैं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, और बॉम्बे में बहुत ज़्यादा होता है ये, कि यहाँ जो बिल्डर्स होते हैं, वो जो खरीदार होते हैं, उनके साथ बहुत फ्रॉड करते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि मैंने, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ था, तो मैंने ये देखा, मोफा होता है महाराष्ट्र में, ये जो बिल्डिंग का एक्ट वगैरह होता है, तो वो लोगों को नहीं पता है। तो मैंने उस पर वो पूरा उसका स्टडी की, और उस पर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई कि एक महिला है जिसकी बेटी पैदा होती, तो उसका पति उसको घर से निकाल देता है। उसको एक मुस्लिम महिला अपने यहाँ रखती है, जो सिलाई करती है, और वो उसको सहारा देती है। अभी दोनों मिल करके सिलाई करती हैं, और इनका बहुत बिजनेस बढ़ जाता है, और अच्छा खासा काम कर रही हैं। फिर इनको एक फ्लैट का पता चलता है, और ये बच्चे को बड़ा करके भी वकील बना देती हैं, दोनों मिल करके बहुत ही अच्छे से रहती है। और ये वकील बन जाती है, और इस बीच में ये जब ये फ्लैट खरीदते हैं, तो वहां पर भी बिल्डर इनके साथ में धोखा करता है, और इनको OCCC वगैरह नहीं है। तो वो फ्लैट जो बेचारी इन्होंने जिंदगी भर की कमाई थी, वो यहाँ लगा दी थी,
कि बच्ची के लिए भी कुछ करें और बड़ा मतलब उससे और बनाए करें। तो तब ये बच्ची आती है और वो देखती है और पूरी स्टडी करती है और फिर उसके बाद में वो उस केस को जीतती है। तो बल्कि वो बोलते हैं कि आपकी माँ माँ का नाम कुछ जो भी हिंदू है और वो मुस्लिम की है, अलीशा भी, ऐसे कैसे? तो बोली यही तो देश की हमारी खासियत है कि माँ मतलब ये और वो, तो मतलब और फिर दुष्यंत जी की एक गज़ल है कि वो मतलब वो अभी मुझे ज़हन में से निकल गई, लेकिन हाँ, ये उसके साथ अपनी बात को रखती है। और इस तरह से वो एक जो बात थी, तो फिर उसके लिए प्रोड्यूसर मैंने कहा यहाँ-वहाँ ढूँढूँ, तो मैंने ही उस फ़िल्म को प्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि बहुत दिल के करीब था मेरे वो विषय। उसी के साथ मैंने एक और छोटी-सी फ़िल्म उस समय प्रोड्यूस की थी, क्योंकि मेरा हक, मेरा राइट और हमारी जो बातें होती हैं, हम विषय देते हैं दरअसल उसके अंदर। तो उसमें भी ये था कि एक नेता एक भिखारी को पैसे दे रहा होता है कि 2000 रुपए कि भई तुम ये वोट अपना दे देना मुझे, वो अंधा है, दिख रहा है कि अंधा है। तो वो कहता है अच्छा तुम मेरी आँख का ऑपरेशन करा दो, तो कहता है कि नहीं कैसे? नहीं तो नहीं हो सकता। तो बोलता मेरे बेटे को तुम बाहर से बुला दो, नहीं, नहीं, नहीं। तो वो एकदम से अपनी कंबल खोलता है, वो जो भिखारी रहता है, और उस कंबल के अंदर एक सोल्जर रहता है। कहते हैं तुम लोगों के लिए हम अपनी ज़िंदगी फ्रंट पर ख़त्म कर देते हैं और तुम लोग देश को लूटते हो। तो इस तरह से एक ये विषय था, तो उसको भी मैंने प्रोड्यूस किया था। तो ये है कि क्योंकि इतनी बड़ी प्रोड्यूसर तो नहीं हूँ, छोटी-मोटी जो चीज़ें हो जाती कर लेती हूँ। तो ये मेरी फ़िल्म प्रोडक्शन की बात है। आगे बताएँ। जी मैम, ये तो आप वो प्रोड्यूस करते हो, वो लिखते हो जो आपकी महसूस करते हो कि हाँ, यहाँ पे गलत हो रहा है और आपको उस चीज़ को रोकना है। इवन कि आप उसको सिर्फ़ लिख के नहीं रखते हो, उसको आगे तक ले जाते हो कि मैं इसको लिखी और आपको एक शॉर्ट फ़िल्म बनाया, लोगों ने देखा और उस चीज़ से ना लोग सीखते हैं कि आपकी जो फीलिंग्स है, हुँ। आपने वो गलत को गलत कहा, सही को सही कहा, तो सामने वाला भी उस चीज़ को देखे और उस चीज़ को ना सराहे और उस चीज़ को फ़ॉलो भी करे। तो सच में आपकी सोच और आपकी कहानियाँ सच में सराहनीय योग्य है। तो मैं ज़्यादातर अमूमन देखा जाता है कि महिलाओं को, लड़कियों को मतलब देखा है कि व्यंग्य रचनाएँ बहुत कम देखने मिलती है कि वो जो लिखती हैं, अक्सर वो प्रेम पे, जीवन, रिश्ते और गज़ल या फिर जो भी है वो लिखती हैं। लेकिन बहुत कम देखा गया है कि कुछ महिलाएँ भी व्यंग्य कारक होती हैं, व्यंग्य रचनाएँ लिखती है, ऐसा बहुत ही कम देखने को हमें तो नहीं मिला। तो मैं जानना चाहूँगी मैम कि आप एक व्यंग्यकार और अच्छी व्यंग्यकार लेखिका होती हैं, जो कि जिसको पढ़ के भी बहुत मज़ा, मैं अक्सर पढ़ते रहती हूँ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये आपको कहाँ से ऐसा लगा कि मैं एक व्यंग्य रचना, कुछ तो ऐसी घटना हुई होगी जिसको कि आपने ऐसा लिखा होगा, व्यंग्य रचना आपने शुरू किया लिखना। जी, एक खुशी बार जी पहले कमेंट्स तो लेना चाहूँगी मैं। हाँ, प्रज्ञा माया शर्मा जी सब अभिवादन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। गीतू महेश्वरी जुड़ी थी, सोहन लाल गिरधारी जी, प्रेरणा जी, सबका स्वागत है और सभी लोग का धन्यवाद। डॉक्टर एलवी तिवारी अक्स जी जुड़े हैं जी, सबका अभिवादन, प्रणाम। जी सर, जी मैम। जी, देखिए पहले मैं आपने जो बात व्यंग्य वाली बात पर मैं आती हूँ। आपने कहा कि लोग प्रभावित होते हैं। तो मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि जो भी कलाकार है उसको कला के लिए नहीं, कला जीवन के लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कहानी से एक बार किसी ने कहा कि आपकी कहानी को पढ़कर हम मतलब मैं अपनी वाइफ़ की इमोशंस को समझने लगा, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि मैं आज उसे डेट पर लेके जा रहा हूँ, आपकी कहानी का असर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लेखन होना चाहिए कि जहाँ पर क्योंकि जब आप दिल से लिखेंगे, जब आप खुद आंदोलित हो जाते हैं, जो सामने प्रॉब्लम है, विसंगति है, तो जब आपके दिल से वो लेखन निकलता है, आपकी कलम उस सच्चाई को, और कहते हैं ना कि दिल के उसमें खून में पिरो करके लिखती है, एक तरह से वो उन संवेदनाओं में साथ में उनको जोड़ देती है, तो लेखन अपने आप बहुत प्रभावित हो ही जाता है। और अब आप मैं क्योंकि यहाँ अब ये बात इधर भी जुड़ रही है, आपने एक बात मैं थोड़ा-सा ये कहना चाहूँगी, व्यंग्य पढ़ के सिर्फ मज़ा नहीं आना चाहिए। हरिशंकर परसाई जितने बड़े व्यंग्यकार तो मतलब हैं, बहुत अच्छे-अच्छे हुए हैं, लेकिन परसाई जी के जैसा व्यंग्य क्योंकि वो जितनी बार आप परसाई जी को पढ़ते हैं, हर बार परसाई जी में नया आप मतलब कुछ अपने आप भीतर बदलता महसूस करते हैं। और उन्होंने कहा कि किसी ने कहा ही राइट फनी थिंग्स, इनको पढ़ के मज़ा आता है। नहीं, व्यंग्य को पढ़ के आप
आंदोलित हो जाते, कई कई बार आप रोते हैं। व्यंग होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, करुणा और हास्य का सम्मिश्रण। अगर सिर्फ हंसा रहा है तो वो व्यंग नहीं है, वो हास्य है। जब आपको व्यंग हंसाते हंसाते रुला दे, रुलाते रुलाते हंसा दे, और आपको कुछ सोचने पर विवश करे, वो होता है व्यंग। अब आपने कहा कि ऐसा क्या था, तो जब मैं छोटी थी और मैं राजस्थानी समाज से हूँ और मैं देखती थी कि दहेज जो है वो बहुत, मतलब अभी भी है, ऐसा नहीं है कि डाउरी अभी खत्म हो गई है, अभी भी है, अपनी तरीके से है। तो दहेज की एक जो समस्या थी, इसी तरह से मतलब उस समय राजीव गांधी थे और उन्होंने युवा वर्ष डिक्लेयर किया था। तो हम उस समय, मैं कटनी एमपी से हूँ, तो हमने कहा अरे ये मतलब वहां पर भी आया इति युवा वर्ष, अति युवा वर्ष की युवा वर्ष आया, खत्म हो गया। हम शहर, छोटे शहर के युवा भी कोई युवा है यार, इससे तो मतलब नहीं होते युवा, क्योंकि हमें तो कुछ उसका बेनिफिट मिला ही नहीं। तो इस पर एक व्यंग लिखा गया। इसी तरह से पढ़े लिखे केचुए जो था, क्योंकि मैं व्यंग बचपन से, वो भी बहुत शुरू से लिख रही हूँ। आजकल व्यंग तो पूरी खेती हो रही व्यंग की, और कहा जा रहा है व्यंग में महिलाएं नहीं। तो मतलब मैंने दरअसल है ना, कभी अपने आप को बहुत, जैसे आपने कहा कि मुझे बहुत हल्ले गुल्ले करके नहीं, मैं लिखती हूँ जो मन में आया लिखती हूँ। कई बहुत सी चीजें तो ऐसी होंगी जो मैंने पता नहीं लिख करके रख दी है, पब्लिश भी नहीं हुई है मेरी। तो मैंने जैसे पढ़े लिखे केचुए लिखा। अब केचुए जो होते हैं उसके बैकबोन नहीं होती है। तो ऐसे लड़के जो भी समाज की गलत परंपरा है, उस गलत परंपरा के खिलाफ अगर नहीं जा रहे हैं, तो वो केचुए के जैसे हैं। तो उस समय से मैं व्यंग्य लिख रही हूँ और लिखती रही हूँ, और फिर बड़े मेरे पापा बड़े खुश हुआ करते थे कि बहुत अच्छा लिखती हो, और लोग भी बहुत, मुझे मेरे ऐसे ऐसे मेरे पाठक थे जो मुझे बताते थे कि आपकी ये रचना यहाँ ऐसे छपी है। तो वो बचपन से ही मुझे बहुत बहुत मिला। लेकिन आपने घमंड की जो बात की थी, कि वो तो मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे एक चीज सिखाई है, कि घमंड कभी राजा रानी का भी नहीं टिका। जब कहानी सुनाते सुनाते मम्मी हमेशा हमें ये बातें बताया करती थी। हमारी मम्मी हमेशा हमको बहुत सी कहानियां सुनाया करती थी। तो हमने भी अपने बच्चों को इसी तरह से कहानी सुनाई है कि कुछ नया सुना सके। तो घमंड किस चीज का है? और अगर हमें तो विनम्र होकर के उस चीज को स्वीकार करना है कि अगर हमें कुछ मिला है, तो वी शुड बी ऑलवेज पोलाइट कि और हमें ज्यादा मिल सके। और आपने कहा ना कि मैं तीनों विधाओं में लिखती हूँ, तो मेरे सामने जब सिलसिलेवार जिंदगी होती, कहानी बन जाती है, विसंगतियां व्यंग्य बनती है, और दुख और आक्रोश में मैं कविता लिखती हूँ। तो विसंगतियां तो इतनी फैली पड़ी हैं, और मैंने अपने एक व्यंग्य में लिखा है कि हे प्रभु, अगले अगले जन्म में भी हमें इसी इसी भारत देश में जन्म देना, क्योंकि यहाँ व्यंग्य के विषय ढूंढने नहीं पड़ते, हमारे आसपास बिखरे पड़े रहते हैं। इतना भ्रष्टाचार है, इतनी बेईमानी है, तमाम जो विसंगतियां हैं, इतनी विसंगतियां हैं। और मुझे लगता है कि हम अगर चुप बैठ गए तो हम लेखक नहीं हैं। हम लेखकों का ये ज़रूर है कि आपने कहा कि गज़ल लिखते हैं। गज़ल में भी, मतलब गज़ल भी आजकल इस तरह की हो रही है जिसमें आप कॉन्टेम्परेरी जो हमारी बातें हैं उसको हम प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे लगता है कि दरअसल शुरुआत, मुझे लगता है हर लेखक की शुरुआत हो सकता है प्रेम से होती होगी। पर ये डिपेंड करता है कि आप किस उसमें परिस्थिति में बड़े हुए हैं, आपने क्या देखा है। तो इस तरह से हमारे सामने विसंगतियाँ हैं, और अगर हम चुप बैठ गए तो समय हमें माफ़ नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपके हाथ में कलम है, तो आपकी कलम की और आपकी कोई ना कोई ज़िम्मेदारी है, बहुत ज़रूरी है। जी, जी। बिल्कुल सही कहा कि जैसा हम लोग माहौल में रहते हैं, जो चीज़ हम महसूस करते हैं और जिस तरह से हम सोचते हैं, अक्सर हम वही लिखते हैं और वही जो है कि आगे जाके आप जैसी लेखिका बनती हैं। तो मैं ना मैम आगे का एक सवाल रखना चाहूँगी कि मैंने आपके नृत्य की भी बहुत ही अच्छे-अच्छे पिक्चर्स देखे हैं, जो कि बहुत ही लुभावने हैं और अच्छे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी मैम कि आपको ये नृत्य आप कब से कर रही हैं और या फिर आपने कहीं सीखा है या फिर अपने शौक से करती हैं? और साथ में पेंटिंग भी आप बनाती हैं, तो ये सब चीज़ तो बहुत कम लोग जानना चाहें कि एक लेखिका के रूप में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आपकी एक नृत्यांगना और एक पेंटिंग करते हुए कोई नहीं जानता है। तो मैं जानना चाहूँगी और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कैसे आपने कहाँ कब शुरुआत? जी, अनामिका जी, आपके संचालन की जी, जी, प्रशंसा कर रही हैं, और जी, गिरधारी धन्यवाद। खंडेलवाल जी को शानदार लग रही हैं बातें। जी, प्रेरणा और दी, स्वागत है प्रेरणा सिंह जी, बहुत-बहुत।
जी, वो कह रही हैं कि व्यंग और व्यंग कर सबसे एक बात ये जैसे प्रेरणा जी कह रही, एक बात बता दूँ कि व्यंग लिखना बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल विधा है व्यंग लिखना। कविता और कहानियाँ आप आसानी से लिख लेंगे। जैसे आज मैंने बैठ कर के तुरंत बचपन के ऊपर बाल दिवस पे लिख ली, पर व्यंग इतनी आसानी से नहीं सधता है, क्योंकि व्यंग जब तक मार ना करे वो बात नहीं होती है। अब आती हूँ, आपने कहा कि मैं ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। रोशन जी कह रहे हैं लिखना ज़रूरी है। रोशन जी पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत वीडियो बनाने के लिए। बहुत प्यारा आपने वीडियो बनाया है और लिखना ज़रूरी है और अपनी बात कहना बहुत-बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे यू आर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, क्योंकि ना मैं बहुत कुछ एक साथ कर लेना चाहती हूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ और हमेशा मैं कि आसमान के नीचे जितनी चीज़ें हैं मुझे सब करनी है। और इस उम्र में भी मतलब मैं बच्ची तो नहीं हूँ, लेकिन मैं वो सब करती हूँ जो एक टीनेजर करेगी, तो मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करती रही हूँ। पहले मैं आती हूँ नृत्य पर। तो मैं कटनी एमपी से हूँ और हमारा वहाँ एक पिक्चर हॉल था जो अभी 2-3 साल पहले ही तोड़ा गया है, सिल्वर टॉकीज था। तो वहाँ हम बच्चे कभी भी चले जाया करते थे और जा कर के वो देखते थे, मतलब आधी पिक्चर चले गए, जितनी देखनी देखे आ गए। और उसके बाद फिर मैं धन्यवाद अनामिका जी। और आने के बाद हम क्या करते थे कि मैं छोटी सी थी, तो वो टेबल रखती थी, टेबल पे खड़ी होके ऊपर सिटकनी को लगाया करती थी और फिर खुद गाती थी और गा करके अंदर डांस करती थी। तो दीदी ने बोली क्या करती, जब भी ये पिक्चर देखकर आती है, सिल्वर टॉकी से वापस आती है, ये दरवाजे बंद क्यों करती है। तो उन्होंने की होल से देखा मेरी दोनों दीदी ने। उस समय मेरी सबसे बड़ी दीदी भी थी, जो मैंने आपको शशि दीदी की बात बताई, तो उनकी शादी नहीं हुई थी। तो उन्हें देखा मैं खुद गा रही हूँ और डांस कर रही हूँ और मेरे गाल वाल बड़े फूले फूले से थे, तो एकदम ऐसे गोल गप्पू सी थी मतलब। तो वो बड़ी खुश हुई वो और उन्होंने कहा कि अब इसको डांस सिखाया जाएगा। लेकिन देखिए मतलब क्या था कि कटनी में उस समय कोई प्रॉपर डांस ट्रेनिंग स्कूल नहीं थी और खासकर कथक तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो मेरे अंदर एक ऐसी थी कि मुझे फिर उसके बाद वैजंती माला की, हेमा मालिनी की, या जितनी भी मतलब क्लासिकल बेस्ड जो भी फ़िल्में होती थी, गाने मतलब वो दिखाए जाने लग गए। फिर वो लोग खुद दीदी लोग गाती थी और फिर वो मतलब मेरे लिए खूब मन से वो ड्रेस बनवाती थी और फिर कहती थी अच्छा, वो मेरे भाव पर बहुत ध्यान दिया करती थी कि भाव, तो मेरे एक्सप्रेशन जो हुआ करते थे बहुत ही, और मैं बहुत पूरी बॉडी ना फ्लेक्सिबल थी, पूरी बॉडी को मोड़ तोड़ लेती थी, एकदम पूरा फ़ोल्ड हो जाती थी। तो लेकिन हुआ ये कि मतलब मंचों से भी मेरे प्रोग्राम शुरू हो गए थे और मुझे याद है हेमा मालिनी का गाना था एक फ़िल्म का, तो वो किया मैंने और लोग बहुत जमा होने लग गए। फिर हुआ ये कि दीदी तो चली गईं, तब फिर मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करना, तो उनसे जो दूसरी वाली दीदी थी, उन्होंने कहा कि तुमको हमेशा तुम्हारे साथ शशि है, मतलब शशि दीदी जो मेरी थी कि वो हमेशा है, और वो खुद बहुत अच्छा सितार बजाया करती थी और मतलब बहुत ही खूबसूरत थी वो, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, हमारी बहन तो कहीं से वो लगती ही नहीं थी। और लोग कहते थे कि जब वो सितार लेकर व्हाइट साड़ी पहन के निकलती तो साक्षात सरस्वती लगती हैं। तो फिर ख़ैर मतलब उनके लिए मैंने डांस करना शुरू किया। फिर वहाँ पर किरण प्रतियोगिता होती थी। अभी उसके जो फाउंडर थे उनकी डेथ कोरोना के कारण हो गई, नहीं तो वो लगातार, तो उसमें फिर उनने हमारे दादाजी से कहा कि आप नगर सेठ हैं और अलका डांस करती है और अगर ये हमारे यहाँ करेगी तो हमारी मंच का बहुत बढ़ेगा। तो ख़ैर वो हमने किया और इस तरह से वो नृत्य बहुत-बहुत फ़ेमस हुआ। फिर अगले साल मुझे मना किया गया कि नहीं, अब तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जीएम की बेटी थी कि वो तो कथक डांसर है, बहुत अच्छा करती है, तुमने तो कहीं सीखा नहीं है, तुम कैसे करोगी? मैं रोने लग गई आकर, मेरा रोना घर पर किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ करता था। अभी मैंने मेरी कहानी लिखी जिसमें किसी ने कहा कि जैसे ऐश्वर्या राय भी खड़े जब थी वर्ल्ड मिस वर्ल्ड के लिए और सुष्मिता सेन, सबने कहा ऐश्वर्या ही जीतने वाली है, सुष्मिता को कहा बैक आउट कर लो, तो वो नहीं किया। तो अगर मैंने भी वही किया होता तो फिर मैं ही जीती, लेकिन फिर मेरी बहुत रैगिंग ली उन्होंने, मेरे सीनियर थी। तो खैर ये मेरी डांस इस तरह से और अभी तक करती हूँ। और उसके बाद एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, कटनी शहर में बहुत सारी मारवाड़ी फैमिलीज़ ने और लोगों ने अपनी-अपनी बच्चियों को डांस सिखाना शुरू किया कि जब लोकचंद फुलचंद जी की बेटी स्टेज पर डांस कर सकती है, तो हमारी बच्चियाँ क्यों नहीं कर सकती हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सी बच्चियों को मेरे कारण एक आकाश मिला और अभी तक मैं जहाँ पे म्यूज़िक शुरू हो जाता है, मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। बस ये है मेरे।
जी, बहुत बढ़िया। और इसी बीच हमारे बीच जुड़ गई हैं अध्यक्षा सुबह सचान जी मैम, नमस्कार उनका शिवा जी। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते जी, मैम। नमस्ते नमस्ते खुशी जी। शिवा जी। नमस्ते, बहुत नमस्ते। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि जो आपने जो टैलेंट है लिखने का, नृत्य का और आप सही कहती हैं कि वो जो अगर दिल में एक बच्चा ना हो, तो शायद आदमी या कोई भी औरत, कोई भी इंसान कुछ कर ना सके। तो एक दिल में एक कोने में बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 लाइन कहना चाहूँगी मैम कि मर्द के हाथों में तो बस डिग्रियाँ होती है। मर्द के हाथों में तो सिर्फ डिग्रियां होती है, लेकिन औरत के हाथ में झाड़ू, बेलन, कपड़े, सास ससुर की जिम्मेदारियां, पतियों की सेवा, बच्चों का टिफिन, नाश्ता, खाना, होमवर्क, समय का भोजन, पैरों और औरत के पैरों में परंपरा की बेड़ियां होती है। ये सब कुछ बिल्कुल होने बिल्कुल। के बाद भी परंपराएं, संस्कार, इन सब की बेड़ियां होती है। फिर भी एक औरत अगर चाह ले तो पत्थर को भी हीरा बना देती है। तो वही इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए भी अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करते हैं। तो ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है एक औरत के लिए। बिल्कुल, देखिए खुशी जी, दरअसल बात ये है कि हम जो चाहते हैं जब वो करते हैं ना तो हमारी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। और मैं ना हमेशा एक बात, देखिए क्या होता है, बेशक आपने कहा कि जी जी मर्द, मैम, हाँ लेकिन मैंने कि हाँ, क्योंकि मैंने देखा है आपको कि अब हमेशा आप हर चीज को लेके कोई भी कार्यक्रम करना है तो उससे उसके लिए कभी मैंने आपको ये नहीं देखा है कि हाँ थोड़ा आलस आ रहा है कर लिया, लेकिन हमेशा मैंने देखा है कि आप उत्साहित हैं और कभी भी नर्वस नहीं है किसी चीज के लिए। तो इस ये एनर्जी पावर आप में बनी रहती है। तो ऐसा क्या होता है कि जैसा माइंड में हम सोचते हैं कि हाँ हमें कुछ करना है, माइंड में सेट हो गया कि हमें करना है, तो फिर थकान नहीं होती है अपने लिए कुछ करना है तो। हाँ मैम, जानिए। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, लेकिन मैं एक बात और बता दूँ, जैसे मैं आपको बता दूँ, मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक नहीं थी। क्योंकि मैं तो, और मेरे हस्बैंड जब मुझे कहते तो मैं कहती देखिए मैं आर्टिस्टिक हूँ, तो वो सिस्टम आप जमाइए, मैं तो अपना लिखना पढ़ना। और मैं आपको सच बताती हूँ कि यहाँ इसलिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमेशा सिक्के के दोनों पहलू को देखना चाहिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सिस्टमैटिक हैं, और मैं सच बताऊँ मैंने उनसे काम करने का सलीका सीखा है। वो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन वो अभी जैसे मेरा पीएचडी, अभी हम पीएचडी की बात पर आएँगे, तो उन्होंने जिस तरह से मेरा मतलब पूरा जमवाया है, तो कई-कई बार ये उल्टी भी चीज़ें होती हैं, और कई-कई बार महिलाएँ भी। और हमेशा हम ये नहीं कहना चाहिए कि शादी के बाद महिलाओं को ही एडजस्ट करना पड़ता है। मैके से आकर ससुराल वालों को भी एडजस्ट करना पड़ता है, पति को भी एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखिए, मैंने अभी एक और इंटरव्यू में एक बात कही थी कि अगर जैसे कि मान लीजिए बॉम्बे में तो आप जानती बहुत, चलिए हम खुशनसीब हैं कि हमारे पास बड़े-बड़े घर हैं, हमारे पास 2-2 घर हैं। लेकिन ऐसे-ऐसे घर हैं जहाँ एक घर में पता नहीं कितने-कितने लोग रहते हैं। 1 रूम किचन में रहते हैं, 2 रूम किचन में रहते हैं। अब वहाँ देवर अपना एक अलग रूम में रह रहा था, भाई की शादी हो गई, भाभी आ गई। अब सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होगी? देवर को अपना रूम छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ भी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमारे समाज में ना हम लोग इस तरह से नहीं समझ पाते हैं। जो सास होती है ना, वो कहती है अरे मेरा जवाई तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को सब कुछ करने की छूट देता है, सब पहनने देता है। पर अगर वही काम बेटा करे तो बेटा जोरू का गुलाम हो जाता है। लेकिन ये इसी तरह से ये भी सोचना चाहिए कि जैसे हम अपनी माँ के लिए सोचते हैं, हम उसी तरह से हम अपने ससुराल वालों के लिए भी सोचें। तो हाँ, बिल्कुल बेशक कि हम मल्टी टैलेंटेड, इसलिए देवी माँ, मुझे किसी ने कहा भी है ये कि व्यंग लिखने की कला बता दो। बिल्कुल बता देती हूँ मैं आपको। आज राहुल शर्मा जी कह रहे बताऊँगी, अभी ज़रूर बताती हूँ मैं आपको। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता रही थी। हाँ, तो यहाँ विश्वनाथ सचदेव जी हैं, जो अभी नवनीत के संपादक हैं, जो पहले नवभारत टाइम्स के थे। और मुझे किसी ने कहा कि तुम ऑक्टोपस की तरह 8 भुजाओं में ये लो लो वो ले लूँ, ऐसा क्यों करती हो? तो उनने कहा अलका, तुम देवी माँ की इतनी भुजाएं देखती हो ना, अपने आप को देवी माँ समझो, सब भुजाओं को सब कुछ करने दो। तो हम जब कर रहे हैं ना, जैसे शुभा जी, पता क्या है कि ना, यू नो लाइक, मैं अगर जैसे बॉम्बे में तो बहुत ट्रैवलिंग, बहुत दूर दूरियां हैं, और वहां से आकर के भी मेरे अंदर मैं अपने आप को एनर्जेटिक फील करती हूँ। कई बार अगर मैं नहीं जा पाई तो घर में रहते हुए भी मुझे लगता है कि मैं टायर्ड हो गई, थकी हुई हूँ। तो हमारे अंदर ऊर्जा हमको इस तरह से मिलती है, तो हम वो सब कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
अगर मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर मेरे पति मेरे लेखन को नहीं पसंद कर रहे होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। उन्होंने हमेशा मुझसे ज़्यादा मेरे लेखन को पसंद किया है और मुझे बहुत ज़्यादा बताया है कि तुमको कैसे करना चाहिए, मतलब अपने समय को यूटिलाइज़ करना चाहिए। अच्छा, अभी राहुल जी ने पूछा, अंजनी जी आपके बारे में, खुशी जी के बारे में बहुत अच्छा चार चाँद लगा रही हैं, वाक़ई खुशी है ही, खुशी का नाम ही ऐसा है कि खुशियाँ बिखेरती हैं, चार चाँद लगाती हैं। और शुभा जी की मुस्कान भी बहुत प्यारी लग रही है मुझे, और जी शुभा तो होती हैं शुभ, तो बहुत प्यारी दोनों ही, मतलब हाँ मैं भी आंटी। हूँ जी तो सोप मिश्रा जी कह रहे हैं अलका जी को सुनना सौभाग्य की बात है। रियली बहुत ही सौभाग्य की बात है इनको सुनना, इनको पढ़ना, इनसे बातें करना। मुझे बहुत स्नेह और प्यार और अपनापन मिलता है। मुंबई महिला काव्य मंच की जो ये प्रेसिडेंट हैं, जो कि मुझे हमेशा हर महीने हम लोग का कार्यक्रम होता है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है इनका, कि ये संचालन और सब कुछ देखती हैं। तो सच में ये हम सभी के लिए इस पटल के सौभाग्य की बात है, जो कि आज अलका मैम हम लोग के बीच बाल दिवस के उपलक्ष्य पे आई और हमसे रचनाएं और अपनी यादों को साझा किया। जी जी, सभी का बहुत राहुल जी बहुत पूछ स्वागत। रहे हैं, खुशी जी, राहुल जी पूछ रहे हैं कि व्यंग्य लिखना सिखा दो। देखिए, इतना आसानी से सीखा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि व्यंग्य पनपता कैसे, उपजता कैसे है। जैसे मेरा एक व्यंग्य है, इच्छा मृत्यु ले लो, और बॉम्बे में वो कुछ चीज़ें, बस ये सबसे पहली बात है, आप चीज़ों को ध्यान से देखिए। जो सच्चाई है, यथार्थ जो दिख रहा है, वो कोई भी व्यंग्य हो या कविता हो, कहानी हो, यथार्थ के पीछे के यथार्थ को देखिए। हर लेखक का यथार्थ बोध उसको अलग बनाता है। जैसे नजरिए की हमने बात की, उसका नजरिया उसको अलग बनाता है। तो मैंने उन दिनों पता नहीं कुछ ऐसी चीजें हो रही थी कि बॉम्बे के केईएम हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। एक जगह एक मरीज की आंख को चूहे खा गए, कोमा में था। एक जगह जो एमआरआई मशीन होती है, हम जैसे एमआरआई जब कराने जाते हैं तो हमको पता है कि जितनी भी मेटल की चीजें हैं वो निकलवा लेते हैं, क्योंकि एमआरआई मशीन का जो मैग्नेट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो अपनी ओर खींच लेता है। तो वहाँ उस हॉस्पिटल में उन्हें बताया नहीं किसी को, उसको, कि आपको नहीं, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, वो जो लड़का था वो अपनी बहन की सास को लेके गया, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर तो पूरा मतलब पूरा का पूरा धातु है। उनने खींचा, उसने लेडी को खींचा, तो बच्चा जो था, लड़का 20-21 साल का, वो बचाने के लिए गया और उसको अंदर खींच लिया और वो बच्चा मर गया वहां पर। तो इसी तरह से बहुत सी घटनाएं हुई थी। तब मैंने ये कहा कि इच्छा मृत्यु ले लो। और व्यंग्य कैसे होता है कि आप जो, मतलब उसी को और उसको सपोर्ट करिए। जैसे कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली को टेढ़ी कर लीजिए। तो कि भाई मतलब वहां पर जो है, और मैं काम और करती कि अपने पात्र, चाहे वो कहानी में हो चाहे व्यंग्य में हो, कोशिश करती हूँ कि उसकी भाषा में लिख सकूं या उस तरह से प्रस्तुत कर सकूं। तो यहाँ मैंने एक मिथक लिया था, गांधारी का और धृतराष्ट्र का। और वो कह रहे हैं कि हमें तो, मतलब वो संजय से कहते हैं कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम चलो, हमारे को नहीं सुनाना चाहते, हम आंखों के अस्पताल में चले जाएंगे। तब वो कहता है कि माते अस्पताल में जाने की बात ना करना। बोले अस्पताल के हुए संजय? बोले अस्पताल ना, अस्पताल वो हुए जो एच के चक्रव्यूह में फंस जावे ना, बाहर ना निकले। बोले अपने अभिमन्यु की तरह। ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को लैंग्वेज? जी, अपने बिल्कुल अभिमन्यु की बिल्कुल। तरह। तो बोले अभिमन्यु की के है ना, कि अभिमन्यु तो, मतलब उसकी माँ तो जो सोई ना होती ना, तो वो बाहर निकल आता, पर यहाँ तो लोग जागती आंखों से जाके फंस जावे। तो ये पूरे इस तरह से कि अस्पताल में, कि अब अस्पताल का विज्ञापन है, हमारे अस्पताल में अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हमने अपनी ब्रांचेस कई जगह खोली हुई है, फ्रेंचाइजी ले लीजिए, और हमारे यहाँ तरह तरह की मृत्यु है। और अगर आप आत्महत्या करने से डरते हैं तो आप हमारे यहाँ पर, तो इस तरह से आप जो विसंगतियां हैं उसको पकड़िए, और उसको फिर प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं, भाषा बहुत जरूरी है। यहाँ मैं परसाई जी की एक बात, जो उन्होंने मुझे, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि परसाई जी से मुझे मिलने का मौका मिला था, और उन्होंने एक बात ये कही थी कि हमेशा आम लोगों की भाषा में लिखो, जो लोगों तक पहुंच सके। तो यही बात है लेखन के लिए, और यही बात है व्यंग्य के लिए। जी रोशन जी कह रहे हैं करे कुछ करे ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। बीच में गोविंद जी और रीता पांडे जी सभी लोग बोल रहे थे, सभी लोग सर स्वागत कर रहे हैं। सर अंजनी सर सुबह मैम का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका, अंजनी सर का।
अनामिका जी वो भी वो आपका स्वागत कर रही हैं और धन्यवाद कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका मैम जी। मैम मैं अगला प्रश्न पे प्रश्न किए जा रही हूँ। तो अशोक मिश्रा जी बोल रहे हैं सुबह जी वेलकम है। तो नारी है कुल धारा को करो इनकी कद्र जरा, रोशन जी कह रहे हैं। रोशन जी एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। तो मैं बहुत सारे प्रश्न कर चुकी हूँ मैम। तो मैं चाहूंगी कि आपकी एक बाल दिवस है और बाल दिवस मतलब बेटी बेटा सब बराबर है। और आप मैं जानना एक रचना सुनना चाहूंगी और सभी श्रोता भी वो रचना सुनना चाहेंगे और हमें लगता है कि वो रचना सुनेंगे तो सच में बहुत ही मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, इतनी अच्छी वो रचनाएं हैं मैम की। तो प्लीज मैम आप सुनाएं वो रचना बेटी बेटी के ऊपर। जी बिल्कुल श्री स्वागत है मैम, नारी सुनाइए। जी धन्यवाद कि नारी सशक्तिकरण समाज की आवश्यकता है। देखिए जी नारी स्वागत सशक्त है तो सब। हमेशा से रही है और नारी को बस एक इंसान समझा जाए, अधिकार उसको भीख में अधिकार नहीं चाहिए, वो अपने आप खुद ले लेगी। अगर वो सशक्त है अपने आप को वो जानती तो वो ले लेगी, किसी से मांगने की जरूरत उसे है नहीं। और आपने जैसे खुशी जो बात कही, दरअसल देखिए हम हमारे आसपास से ही हम जी रचनाएं उठाते हैं। शुभा जी मेरी बेटी 5 साल की थी और अब तो खैर बड़ी हो गई है, वो 12th में है। तो मेरे साथ कहीं जा रही थी और वो आंखें बंद करके उसने एकदम ऐसे बैठी हुई थी, मुझसे देख रही थी। उसने जो कुछ कहा था और उससे उस रचना का जन्म हुआ था। तो उस पर मैं ये कविता सुना रही हूँ। बहुत सुंदर स्वागत। प्रस्तुति पांडे जी, शुक्रिया। नमस्ते पांडे जी। सुबह की सुहानी बयार सी है वो, अल सुबह की शीतल ओस सी है वो। उसे देख लगता है ऐसे उसे देख लगता है ऐसे भर ली भोर की खुशबू भीतर जैसे। उसका मीठा बोसा लगता है यूं सहला गया ठंडी हवा का झोंका जूं। चूमती जब चूमती जब वो मासूमियत से आंखों को मेरी, कितना नाजुक पिघलता सा है वो एहसास। उस रोज धन्यवाद अंजनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजनी जी के बारे में जानते बहुत पहले से हैं, आज पहली बार उनके मंच पर हूँ मैं। तो उस रोज सुबह सुबह संग मेरे वो निकली, नन्ही परी ने आंखें बंद कर अपनी, खो गई एक प्यारी सी दुनिया में। एंजल सी चमक थी चेहरे पे उसके, अपनी छोटी छोटी बाहों का अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा मेरे गले में डाल, आंखों में सितारे भरकर कहा उसने, आंखों में सितारे भरकर कहा उसने, माँ माँ। अच्छा मेरी बेटी वैसे मम्मा कहती है, लेकिन जब वो बहुत एक बहुत प्यार से होती तो वो माँ बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका माँ बोलना। तो बार बार मैं माँ, जितनी बार ये कविता सुनाती इस माँ शब्दों को 3-4 बार जरूर बोलती हूँ। तो माँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। अनहद नाद सा बज उठा अंतस में मेरे, मंदिर में बज गई हो घंटियां जैसे। कैसे महसूस कर पाती है मेरी नन्ही सी कली सुबह की ये पावन खूबसूरती। कितनी मधुर है, कितनी प्यारी है ये अनुभूति। बड़े प्यार से बड़े प्यार से फिर वो मुझसे सटी, सीप से पलकें बंद कर ली अपनी, झर झर झरते आवाज में, झर झर झरते झरने जैसी आवाज में फिर वो बोली, है ना माँ, है ना माँ, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना। सुनकर खिल उठी मेरे भीतर खुशियों की बीथियां, कितनी प्यारी होती हैं बेटियां। आगोश में अपने भर कर पेशानी उसके चूम कर कहा मैंने, आगोश में अपने भर कर पेशानी उसकी चूम कर कहा मैंने, बेटी बेटी मेरी बेटी मेरी, मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है, मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है। तो बेटियां सुबह सी तो होती हैं, वैसे ही पावन मधुर ओस की बूंद जैसी होती होती है बेटी। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर मैम, मजा आ गया बहुत। शुक्रिया। दिल को छू गया मैम, बहुत अच्छा भाव, बहुत सुंदर। सच में एक माँ के लिए अपने बच्चों से माँ सुनना, ऐसे तो आजकल मम्मा मॉम
ये सब मम्मी ये सब सुनते हैं, लेकिन एक माँ सुनना बहुत ही एक ममत्व का अनुभूति अंदर से महसूस होता है। और वही महसूस ऐसा लग रहा था जब आप कविता पढ़ रही थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ है। तो मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा लगता है था ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कोई बच्चा मैम से बात कर रहा हो और मैम जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल उसका जवाब दे मतलब रही हूँ। जो कविता कहने का ढंग था वो भी बहुत लाजवाब था। बिल्कुल, वही ना बोली कि आप ये कविता मैम की जितनी बार सुनेंगे आपका मन करेगा मैं उतनी बार सुनूँ। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है मैम की रचना। तो मैम मैं अगला प्रश्न जो कि मुझे खासकर जानने की बहुत उत्सुकता है और हमारे श्रोता को भी जानने की बहुत ही उत्सुकता होगी कि जो आपने पीएचडी अभी पूरी कर रही हैं और अभी नेक्स्ट ईयर में आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो ऐसे क्या कारण रहे थे जो कि आपको बीच में मतलब कुछ ऐसे अड़चने या फिर कोई ऐसे कारण आ गए थे जो कि आपको वो अधूरी रही, लेकिन फिर भी आपने चाहा कि आपकी पीएचडी पूरी हो। ये चाहत और लगन आपको यहाँ तक ले आई है और कुछ ही महीनों में आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाएंगे। तो ये बहुत ही गौरव की बात है। तो मैं वो जानना चाहूंगी मैम कि किस कारण से रुक गया और किस तरह से फिर आगे आप यहाँ तक आए। जी। खुशी जी, मतलब कई बार मुझे लगता है, पता है ये मेरा तीसरा रजिस्ट्रेशन है पीएचडी में। पहला शादी के पहले हुआ था और डॉक्टर कमला प्रसाद जी जो वसुधा भी निकालते थे और परसाई जी के बहुत ही फ्री थे, तो उनके अंडर में मैंने किया था और विषय, लेकिन उसी समय मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो गाइड थे एमए में, और मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है जबलपुर यूनिवर्सिटी से, 2 मुझे पद्म लाल अरे पुन्नालाल बख्शी, और बीएससी करने के बाद, और मतलब मैंने ना पता ऐसी चीजें डेंट, मतलब क्योंकि मैं पहले अंडर एज थी तो पीएमटी दी, तो पहली बार फिर जब फाइनल के बाद तो डेंटिस्ट्री में हुआ, तो मैंने कहा हर कौन डेंटिस्ट बनेगा। फिर आईएएस के प्रीलिम्स में क्लियर हुई, मेंस में रह गया, दूसरी बार फिर शादी हो गई। तो खैर इस तरह तो मेरा वो रह गया। तो जब मैं बॉम्बे आ रही थी, तो मुझे मेरे गाइड ने कहा कि अलका तुम बॉम्बे जा रही हो तो क्यों ना तुम मीडिया पर ही करना। मैंने कहा ठीक है। मैं यहाँ आई, मैंने मीडिया के लिए गाइड ढूंढा, और एसएनडीटी बॉम्बे में 2 यूनिवर्सिटी है, एसएनडीटी और मुंबई यूनिवर्सिटी। तो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी से मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, और वहाँ 4 पहले असाइनमेंट्स करने होते हैं। वो असाइनमेंट्स भी मैंने बहुत खूबसूरती से कर लिए, लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मेरा काम आगे बढ़ा नहीं। और जैसे अब महिला है तो ऑफ कोर्स फैमिली, क्योंकि ये मेरा कॉल है, तो मैंने इसलिए एक रचना भी लिखी है कि मातृत्व और पतित्व ये निर्णय मेरा ही तो है, तो कुछ जायज है समझौते भी। तो ऐसा ही एक समझौता जो मेरी बेटी के बाद की थी, आई गॉट प्रेग्नेंट दैट टाइम। तो वो फिर बीच में छूट गया, और मुझे लगा कि मैं किताब लिखूंगी पर अब जनसंचार माध्यम पर मैं पीएचडी नहीं करूंगी। फिर मैंने छोड़ दिया कि ठीक है अब लिख रही हूँ तो छोड़ो ना। अचानक 4 साल पहले मुझे मेरे पति ने बोला कि कैसे कैसे लोग पीएचडी कर लेते, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। मतलब ये एक बड़ी बात है कि पति मुझे इंटेलिजेंट मानते हैं। ग्रेट। तो जो फैक्ट है मैम वो तो मानना ही पड़ेगा ना। हाँ, उन्होंने आप में वो काबिलियत देखी, वो चार्टर्ड अकाउंट बिल्कुल। होने के बावजूद आप में ये काबिलियत देखी कि आप कर सकती हैं। तो तो कभी कभी कहते हैं आपने तुम्हें समझ नहीं, तो मैं कहती हूँ आपने ये भी कहा था, तो ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर लेती हूँ उसको भी। तो जब उनने कहा कि तुम क्यों नहीं पीएचडी कर ले रही है, तो मैंने कहा ठीक है। और देखिए पता है, उस समय मेरे अंगूठे में चोट लग गई और मैं लिख नहीं पाती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा एग्जाम 1 महीने पोस्टपोन हो गया, और हम यहाँ शिफ्ट कर रहे थे, तो धीरे धीरे मतलब मैं शिफ्टिंग भी ड्राइव करती थी, वहां से सामान लाकर जैसे थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। और जिस दिन हमारा एग्जाम था, पैट पैट देना पड़ा था मुझे उसके लिए। तो पहले दिन हमने यहाँ शिफ्ट किया था हमारे नए फ्लैट में, और दूसरे दिन सुबह सुबह मैं एग्जाम देने गई, लेकिन पास हो गई। मतलब पास हो गई क्योंकि एमए में मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, पास हो गई। अच्छा, उसके बाद इंटरव्यू में चली गई, इंटरव्यू में भी क्लियर हो गई। तो इस तरह से करती चली गई। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसा रहा कि विषय फिर मैंने कहा परसाई जी पर, क्योंकि मैंने एमए में लघु शोध प्रबंध में लिखा था हरिशंकर परसाई जी पर। तो मैंने सोचा अब मैं उन पर ही करूंगी, क्योंकि परसाई जी को पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे गाइड जो उस समय थे, उनने कहा तुम दलित साहित्य पे कर लो, जनसंचार। मैंने कहा सर जनसंचार का नाम तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं किताब लिखूंगी पर मैं पीएचडी नहीं करूंगी अब इस पर। तो खैर वो फिर ये हुआ, फिर वो रिटायर्ड हो गए।
और क्योंकि मैं जबलपुर यानी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से थी, तो एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है जब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में आते हैं। उसमें मुझे 1 साल लग गया। और जो हमारे यहाँ पर वाक़ई मतलब मैं इस पर ज़रूर एक व्यंग्य लिखना चाहूँगी कि मतलब किस कदर मुझे परेशानियाँ आई हैं। तो ख़ैर वो अब हुआ और फाइनल अब जाकर के, हालाँकि डॉक्टर बनना या डॉक्टर लगाना मेरा सपना कभी नहीं रहा, क्योंकि परसाई ने एक बात और भी लिखा है कि डॉक्टर ऐसे थे, एक गली में एक पत्थर फेंको तो पता नहीं कितने डॉक्टर आवाज़ उठा देंगे एक डॉक्टर के नाम से, क्योंकि जो पीएचडी वाले डॉक्टर्स होते हैं। खैर, तो अब वो जाकर के मेरा हो रहा है, लेकिन अभी फिर से थोड़ी-सी दिक्कतें आई थी, पर हाँ, ये है कि ज़रूर अगले साल की शुरुआत में ही लग ही जाएगा डॉक्टरल का, बन ही जाऊँगी मैं। जी, बहुत और बढ़िया मैम, भाई अच्छा करती हूँ मैम, बहुत जल्दी लगे। जी, जी, इसी बीच हमारे बीच जुड़ गई हैं अनामिका मैम जी, बहुत-बहुत स्वागत है। विकास सर, अगर आप मुझे स्वागत है सुन रहे अनामिका हैं तो जी। आप हमें समय कृपया बता दें कि कब तक का समय है, क्योंकि हम लोग लेट जुड़े थे कुछ तकनीकी कारणों की वजह से। हाँ, तो मैम मैं जब तक विकास सर का मैसेज आता है तो मैं एक प्रश्न लेती हूँ, या फिर आप एक छोटी सी रचना सुना दें हाँ, आप तो वो। जैसे आपने अब गज़ल शायरा भी कहा है, तो फिर से जी जी, गज़ल स्वागत सुना है। भी सकती हूँ मैं। तो जी जी, स्वागत। हुँ, तो मतलब कुछ यूँ है कि क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो, जैसे हम हैं वैसी सारी दुनिया हो, जैसे हम हैं वैसी सारी दुनिया हो, क्यों वाह, लगता है हर एक सपना सच्चा हो। अब हुस्ने मतलब कहती हूँ कि मेरी आँखों में भी ऐसा दरिया हो, सारा आलम देख के जिसको प्यासा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। और आज देखिए बाल दिवस है, तो ये शेर तो बनता ही है कि हर दिल में बचपन हो, हर दिल में बचपन हो, घर में हो खुशियाँ, हर दिल में बचपन हो, घर में हो खुशियाँ, सबके दिल में प्यारा सा एक बच्चा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। और हालाँकि अब हो तो नहीं सकता, फिर भी कह देते हैं कि मेरी आँखों में भी ऐसा दरिया हो, मेरी आँखों में भी ऐसा दरिया हो, सारा आलम देख के जिसको प्यासा हो, सारा आलम देख के जिसको प्यासा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। ये इस शेर पर आप सबकी तवज्जो चाहूँगी। बहुत पसंद है मुझे ये शेर। और क्योंकि व्यंग्यकार हूँ तो मैं इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लिखती हूँ कि अहले सियासत की कोशिश बस है इतनी, अहले सियासत की कोशिश बस है इतनी, हिंदू मुस्लिम दूर रहें तो अच्छा हो, हिंदू वाह, मुस्लिम दूर रहें तो अच्छा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। क्योंकि बहुत मैं बढ़िया मतलब मैम। जी, मैं एक है नुसरत खत्री जी, जो मतलब बहुत करीब है मेरे दिल के, तो मुझे लगता है कि दरअसल आपको आपके लिए अपना जो है, वही आपका अपना है, हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, आप बस अपना माने तो सब अपने हैं। और कुछ गुमनामी की बात जब कहते हैं तो कुछ यूँ बाँधा है मैंने अपने ख़्याल को कि गुमनामी में जीते-जीते ऊब गए, गुमनामी में जीते-जीते ऊब गए, अब कुछ ऐसा कर जाएँ कि चर्चा हो, अब कुछ ऐसा कर जाएँ कि चर्चा हो, क्यों लगता है बहुत हर एक सपना बेहतरीन। सच्चा। और हमारे ये बहुत शोर आ रहा है, काफ़ी जैसे आवाज़ आ रही है बीच-बीच में, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। अम, हम कहते हैं ना कि जो तो को कांटा बवे ताही बवे, तो फूल की भी तुम्हें कोई कांटा भी बहता है तुम उसके लिए फूल बो। तो पत्थर जिस दिन लाएगा वो देखेंगे, पत्थर जिस दिन लाएगा वो देखेंगे, उस दिन उस दिन अपने हाथों में भी शीशा हो, उस दिन अपने हाथों में भी शीशा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो, मेरी आँखों में भी ऐसा दरिया हो। और अब गज़ल की बात की खुशी, देखिए आपने कहा कि प्रेम मोहब्बत, लेकिन अब उसी आपकी बात का देखिए जवाब अपने आप यहाँ इस शेर में आ जाता है कि
लोग गजल के नाम पे क्या क्या कहते हैं, लोग गजल के नाम पे क्या क्या कहते हैं, क्या 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 कहते हैं। अपने मन की बात कहें तो कैसा, अरे अपने मन की बात कहें तो कैसा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। तो अब मक्ता पेश करती हूँ जो मेरे दिल की आवाज है। और अलका यानी जन्नत, हम स्वर्ग को अलकापुरी कहते हैं, तो यहाँ मैंने अलका भी और जन्नत मेरा जो तखल्लुस है कि बिछड़े दिल भी जिसको सुनकर मिल जाए, बिछड़े दिल भी जिसको सुनकर मिल जाए, अलका जन्नत की बातों में ऐसा हो, अलका जन्नत की बातों में ऐसा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। तो बस थोड़ा सा मैंने एक गजल भी पढ़ दी कि ताकि जी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। ये चिल्ड्रंस डे पे मेरे बच्चे ना चिल्ड्रंस डे मना रहे नहीं हैं। वो आज बिल्कुल बिल्कुल उनका होना भी सामने जरूरी है, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, तो मैम तक तो विकास सर का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो मैं एक ये कहना चाहूँगी कि मैं जानना चाहूँगी सभी हम जो यहाँ पे गृहिणियाँ हैं और गृहिणियों के साथ-साथ कुछ अपनी भावनाओं को भी लिखते हैं, तो उस तरह से हम ये एक प्रश्न रखना चाहेंगे कि आप एक गृहिणी होके जो लेखिका बनती है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए और मैं हमेशा मैं बचपन से एक चीज आपको मैं बताऊं कि मैंने भीड़ का हिस्सा बन करके रहना कभी पसंद नहीं किया। शायद और मुझे लगता है यहाँ अनामिका जी बैठी हैं, शुभा जी हैं, खुशी आप भी हैं और आपसे तो खुशी बात होती भी है। अनामिका जी भी जानती होंगी कि आप लोग भी आज यहाँ पर हैं तो क्यों है कि कहीं न कहीं आपको ये लगा ना कि हमारा अपना अस्तित्व ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, हम और एक बात और मैं बता दूँ कि कभी मतलब ये हमें मान कर के नहीं करना चाहिए, अरे क्या काम करें, नहीं। बिकॉज़ हमने हमारा निर्णय है ना फैमिली चुनना, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली है। लेकिन एक बात और है, मैं किरण खेर टुडे एक शो आया करता था, उसमें मैं एक मतलब खास वक्ता के तौर पर थी। उसमें भी एक लेडी आई थी और उनसे पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा मेरा परिवार ये जानता है कि वो मुझे खुश रखेगा तो मैं परिवार को खुश रखूंगी। तो परिवार का भी दायित्व है कि वो उसे वो करने दे जो उसे जो माँ को पत्नी को खुश रख सकता है, तो वो अपने आप वो खुशी रिफ्लेक्ट होती है। और नहीं तो फिर वो रोते रोते काम करेगी। और हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी तकलीफें आती हैं, कभी ना कभी हम फेल होते हैं, लेकिन इसी बात पर मैं उनको कोई संदेश दूं या मैं कोई लेक्चर दूं, उसकी जगह मैं एक छोटी सी एक रचना सुना दूं अगर आप कहें तो। शुभा जी बताएं। जी। तो ये पूरी महिलाओं के लिए है। कहते हैं कुछ लोग कि जब बनती है स्त्री माँ, करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा, इतना छोटा कि बन जाते हैं सपने उसके बौने, बन जाते हैं बॉन्जाई। सोच का बवंडर और मार देती है अपने सपनों को खुद बेमौत परिवार के लिए। कई बार ऐसा होता है। सोच का बवंडर उठा भीतर उसके, क्या यही सच उसका भी है? क्या होने दिया है उसने अपने सपनों को भी बौना, बना दिया है उन्हें हरे भरे वृक्ष से बौंदाए। विचार मंथन चल पड़ा अंतस में उसके, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो कब का मिट चुका होता वजूद उसका। अगर ऐसा होता तो कब का मिट चुका होता ना वजूद उसका। उसने टटोला, उसने टटोला, खुद के वजूद को महसूस किया। अरे वो तो वहां है, मतलब उसका वजूद वहां है। बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका। एक और स्त्री विमर्श की बातें तमाम, पर झेलती है यातनाएं भी तो क्या छत में है उसकी सारी बौद्धिकता? लेखन में विरोध का स्वर है मात्र दिखावा। तर्कों की मथानी से मंथन वो करती है और तब सांसारिक सच की सोच नवनीत सी उतरती है। पत्नीत्व ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज देखिए बार बार सब लोग चार देवियों की बात कर रहे हैं और चार देवियां यहाँ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को करते हुए मंच को भी संभाल रही हैं, पटल को भी संभाल रही हैं और खूबसूरती से संभाल रही हैं। तो देखिए कि पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है, हम सब ने ये चुना है।
और हाँ, हालाँकि ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि हमने शादी नहीं की तो चल गया। आज हो सकता है, पर हमारे समय में ऐसा नहीं हो सकता था। तो पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है, तो फिर जायज़ है कुछ समझौते भी, तो फिर कुछ समझौते भी जायज़ हैं। यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, अपने वजूद से पहचानी जाती है। यानी यानी बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबका ध्यान चाहूँगी कि यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बौना, उसकी जिजीविषा के पानी, महत्वाकांक्षा की खाद और आत्मसम्मान की धूप ने बचाया है उसके सपनों को बोनज़ाई बनने से। तो यही सच है कि हम महत्वाकांक्षी हैं, और आप भी चाहें तो बिल्कुल अपने-अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हैं इस बात पर। तो खुशी, मुझे लगता है आपकी बात का जवाब इस कविता में दिया है मैंने। और दरअसल बिल्कुल। देखिए जी, क्योंकि हमारी रचनाएँ हमारे हमारे अनुभवों से ही उतरती हैं। हमारे आस-पास जो अनुभव हैं, हमारे अनुभव हैं, दूसरे का अनुभव है। जैसे कि एक मेरी कविता जो बहुत वायरल हुई है और जिसे सुन कर के कई-कई बार मैं भी रोने लगी सुना करके, और कई महिलाएँ रोने लगती थी कि कहता है वो, ये तय करूँगा मैं कि कितनी हवा ले सकती हो तुम, कब कौन-सी और कितनी खोलनी है खिड़की बताऊँगा तुम्हें ये मैं, क्योंकि सब कुछ मेरा ही तो है। और कितनी प्राणवायु मिलेगी तुम्हें निर्णय होगा ये मेरा, कितनी ऑक्सीजन समो सकती हो अपने फेफड़ों में तुम निर्धारित करूँगा ये मैं, क्योंकि सब कुछ मेरा ही तो है। और मेरा मैं तुम्हें जितना देगा उतना ही होगा तुम्हारा प्राप्त। ये क्या? मेरा ध्यान ज़रा-सा बटा नहीं कि तुमने हिमाकत कर ली खिड़की खोलने की, बिना मेरी इजाज़त प्राणवायु भीतर समोने की? किस भाषा में समझोगी तुम कि सब कुछ मेरा ही तो है? और मेरा मैं तुम्हें जितना देगा उतना ही होगा तुम्हारा प्राप्त। अब देख रही हो बड़ी हसरत से बच्चों की ओर, पर क्या है ना कि मेरे पितृत्व मैं एक बार निकाली कि क्या है ना कि मेरे पितृत्व से सम्मोहित होकर हर खिड़की को इन्होंने भी तुम्हारे लिए बंद कर दिया है। एक मिनट में निकाल लेती हूँ, वैसे तो मुझे याद है, फिर भी मैं एक बार सामने निकाल लेती हूँ कि हुँ, क्या करूँ तुम्हें खुशियाँ देने को दिल ही नहीं होता? कैसे लोग तुम्हें, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कैसे लोग तुम्हें मुझसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? तुम्हारा अस्तित्व मुझसे पहले, तुम्हारा वजूद मुझसे बड़ा। गलतफ़हमी है ये लोगों की और तुम्हारी भी। तुम्हें मैं खंड-खंड कर दूँगा, कभी पूरी खिड़की खोलने ही नहीं दूँगा। तुम खुद को मुझसे बड़ा बना ही ना सको, इसलिए प्राण वायु भी तुम्हें मैं किश्तों में ही दूँगा। ये क्या रो रही हो? रो लो, आंसू बहाना ही तो है नियति तुम्हारी। और जान लो कि नहीं पिघलाते तुम्हारे आंसू मेरे भीतर कुछ भी। मैं छीन लूंगा वो हर पल, वो हर मौका, जो मुस्कान तुम्हारे होठों पर सजा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वजूद को तुम्हारे मुझसे बड़ा बना सकता है। अब देख रही हो बड़ी हसरत से बच्चों की ओर, पर क्या है ना कि मेरे पितृत्व ने इन्हें भी सम्मोहित कर दिया है, इसलिए तुम्हें हवा देने वाली हर खिड़की को इन्होंने भी बंद कर दिया। उसकी सांसें घुट रही थी, आखिर कैसे वो जी रही थी? कहा उसने आंसू बहाना ही है नियति मेरी? नहीं, हरगिज नहीं ये नियति मेरी, नहीं बनूंगी याचक मैं अब कभी। लूंगी अपने हिस्से की प्राण वायु मैं अब खुद ही। जैसे ही सोचा उसने अचानक बंद खिड़की दरवाजे से रोशनी से रिसी, उस रोशनी में उसे कलम और डायरी दिखी। हम यही तो करते हैं। इस लॉकडाउन में भी हमने अपने आप को बचाया है अपने लेखन के ज़रिए। एक कलम और डायरी ही दिखी, जैसे ही कलम उसने हाथ में उठाई, ताज़ी हवा भीतर उसके समाई। खोला उसने वर्क नया, कलम से लिखा हरफ नया, बनने लगे मन के उद्गार, अब गीत, कहानी, नज़्म, कविता और न जाने क्या-क्या। लिखा उसने, मैं लेना चाहती हूँ साँस खुली हवा में। मुक्त होना चाहती हूँ अपने भीतर के घुटन से, लेना चाहती हूँ अपने हिस्से की प्राण वायु खुद ही। और अचानक खुल गए बंद खिड़की दरवाजे तमाम। नहीं घुट रही सांसें अब उसकी, मुस्कान में बदल गई सिसकी। जितने शब्द उतर रहे हैं वर्कों पर, प्राण वायु उतनी भीतर उसके समा रही है। लिखते लिखते अब वो गम के नहीं खुशी के तराने गुनगुना रही है। झुठला किसी का दम्भ अब वो मुस्कुरा रही है। खुद ऑक्सीजन ले पा रही है, लिखती जा रही है।
ताज़ी हवा से मुस्कान उसके पूरे वजूद को सजा रही है, उसके पूरे वजूद को महका रही है। तो यही है सच। जी खुशी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत अच्छी ही रचना है। सुंदर इसमें ऐसा लगा कि हार्दिक बधाई जी, आपको। जी। इसमें सही कहा कि उसमें ऑक्सीजन जब लिखने लगते हैं, अपनी मन की भावनाओं को जब हम लिखने लगते हैं, तो जी, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम जीने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। पन्नों पे जी। लिख के। जी, हुँ, तो मैं इसी बीच अलका ये सॉरी अनामिका मैम जी को बोलूँगी, तुम्हारे विश्वास की 4 लाइनों के साथ स्वागत करती हूँ और उनसे कहूँगी कि 2-4 मुक्तक सुनाएँ। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में है आंसू, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी। स्वागत है अनामिका मैम जी आपका। बहुत बहुत-बहुत बहुत स्वागत है आभार अनामिका जी। जी। बहुत ही प्यारे मुक्तक जी, से आपने मुझे बुलाया है और कुमार विश्वास जी की मैं बहुत ही फैन हूँ। उन्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ। गुरु भी हैं वो मेरे और उनके कारण ही आज मैं इस पटल पर आपको दिख रही हूँ। उनकी प्रेरणा से ही मैंने लिखना शुरू किया और सबसे पहले तो मैं इस पटल पर उपस्थित आदरणीय अलका अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदन करती हूँ और उनकी लेखनी को नमन करती हूँ। बहुत ही अभी मैं श्रोता के रूप में जुड़ी हुई थी और मैंने आपका पूरा कार्यक्रम देखा। खुशी आपको सुंदर संचालन के लिए हार्दिक बधाई और आदरणीय अलका अग्रवाल जी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हम सबके बीच में बैठी हैं, आज मैं उनके साथ बैठी हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है नहीं, और इतनी बड़ी बात नहीं। आदरणीय आज बड़ी खुशी का विषय है हमारे साथ हमारी पटेल अध्यक्षा आदरणीय सुभा सचान जी भी मौजूद है। आज हम उनसे भी कुछ बहुत-बहुत सुनना स्वागत चाहेंगे और एक मैं मुक्तक कहना चाहूंगी अ, स्वागत है, आदरणीय अलका जी के लिए जोड़ना स्वागत चाहती हूँ मैं आप से अपने आप को। सुनिएगा। है। जी, स्वागत है। जो तेरे में शामिल मेरा अब नाम हो जाए, जो तेरे नाम में शामिल मेरा भी नाम हो जाए, तुम मेरे नाम के है मीत अब बदनाम हो जाए। वाह! अलका वाह! जी आप बहुत मेरे नाम से बदनाम हो जाए, जी तमन्ना है मेरी। नहीं, सुनिएगा। नहीं आपका नाम जुड़ेगा तो हमारा नाम मस्ती और बड़ा हो जाएगा। जी ये तो आपका बड़प्पन है। मैं आपसे बहुत छोटी कलम हूँ आपके सामने। सुनिएगा अगला। मस्ती हाँ बन तो अब मेरा, मैं सब कुछ छोड़ती तुझ पर, मसीहा बन तो अब मेरा, मैं सब कुछ छोड़ती तुझ पर, मेरा तू हाथ जो हमें तो तीरथ धाम हो जाए, क्या बात है! मेरा बहुत तू हाथ जो हमें तो तीरथ धाम हो जाए, जो तेरे नाम में शामिल मेरा भी नाम हो जाए। सुंदर। अगला सुनिएगा। एक मुक्तक और कहूंगी। स्वागत, स्वागत, जो स्वागत। दिल में रह नहीं पाए कभी वो राज मत होना, जो दिल में रह नहीं पाए कभी वो राज मत होना, तेरे कल को मिटा डाले तुम ऐसा आज मत होना, तेरे कल को मिटा डाले तुम ऐसा आज मत होना, अगर वो फासला चाहे
तो उनको दूर ही रखना, अगर वो फासला चाहे तो उनको दूर ही रखना, किसी की चाह में रहना, मगर बर्बाद मत होना, बहुत किसी बहुत की बड़ी बात कही चाह आपने। में रहना, मगर बर्बाद मत होना। मेरे हाथों से लिखने का तरन्नुम छूट जाता है, मेरे हाथों से लिखने का तरन्नुम छूट जाता है, तुझे मैं प्रेम लिखती हूँ, जवाना रूठ जाता है, तुझे मैं प्रेम लिखती हूँ, जवाना रूठ जाता है। वाह, मैं जब भी देख कर तुझको जरा सा मुस्कुरा लेती, मैं जब भी देख कर तुझको जरा सा मुस्कुरा लेती, न जाने क्यों जवानी का कहर फिर टूट जाता है, न जाने क्यों जवानी का कहर फिर टूट जाता है, मेरे हाथों से लिखने का तरन्नुम छूट जाता है। इसी के साथ मैं विदा लेना वाह, चाहूंगी, और मेरी बहुत ही हार्दिक इच्छा है खूबसूरत, कि बहुत खूबसूरत जी आवाज, जी बहुत ही खूबसूरत लफ्ज और बहुत ही सुंदर भाव। उम्दा, जी, बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। आपको सुनने का तो मन करता है कि आप बोलते रहो और सुनते रहो, इतनी अच्छी इनकी रचनाएं होती है और खनकदार शब्द आवाज, होते बहुत हैं ही गायकी। खूबसूरत। हाँ, तो जी आप चाहें तो पटल पे बने रहें, और मैं अब सुबह मैम को अंजनी सर बोल रहे हैं, क्या कहने, अनामिका जी एक नंबर, बहुत सुंदर, बीच में जुड़े थे। गिटारी जी बोल रहे हैं, वहाँ अनामिका जी गजब, बीच में जुड़े थे। रोहित मिश्रा, नीरज जी, तृप्ति जी, रीता पांडे जी, सभी लोग, सतीश 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 जी, जी बोल रहे हैं। हाँ, सतीश सभी लोग मावतपुरे जी। बेहद, हाँ, सभी लोग बोल रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। मैं 2 लाइन बोल के अपनी शुभा मैम को बुलाना आदरणीय अनामिका जी, आपको सर बोल रहे हैं, आप पटल पे बने रहें। मैं इस 4 लाइनों से शुभा मैम जी का स्वागत करना चाहूंगी और पेश करती हूँ। पनाहों में जो आया हो, पनाहों में जो आया हो, उस पर वार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो, उस पे फिर से अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसमकस में है, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसमकस में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। तो स्वागत है सुबह मैम जी आपका बहुत बहुत। और आप जो अपनी रचना, अपनी मुक्तक रखें, और सर नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि वो ऑफलाइन कार्यक्रम में संचालन कर रहे हैं, तो समापन के लिए सुबह मैम जी हैं, आप आए अपनी रचनाओं के साथ और स्वागत के साथ अपना कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों से आपने मेरा स्वागत किया, मुझे बुलाया, और बहुत धन्यवाद मैम। तो खुशी जी, सबसे पहले मैं आपको आपके बेहतरीन संचालन के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और चूंकि आप छोटी हैं मुझसे, आपने आज ही कहा, तो आशीर्वाद देती हूँ कि आप आगे चले और एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी संचालिका के रूप में आपका नाम रोशन हो। इस पटल पे जो जितने भी हैं, अलका मैम जी है, अनामिका मैम जी है, सुबह मैम जी है, इन लोग का प्यार मुझे बहुत मिलता है, सो आई एम वेरी लकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर शुभा सचान सरस, अध्यक्षा अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई, सर्वप्रथम अपनी अतिथि आदरणीय अलका जी को प्रणाम के साथ स्वागत कहती हूँ। आपने मैम अपना बहुमूल्य समय निकाला, आप पटल पर आई,
बहुत से सवाल थे हमारे पटल के, हमारे दर्शकों के, आपके दर्शकों के, हमारे श्रोताओं के, आपके श्रोताओं के। तो हमारी बहन आदरणीय खुशी जी कहूँ या प्रिय खुशी जी ने बहुत ही विनम्र शब्दों में आपसे प्रश्न पूछे और आपसे बातचीत की, और उतनी ही सरलता विनम्रता से मैम आपने उनका उत्तर दिया, अपने बहुमूल्य अनुभव साझा किए, कुछ अपने जीवन के, अपने लेखन के। तो आशा करती हूँ कि अखिल के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को यह साक्षात्कार बहुत ही पसंद आया होगा, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। और जो आजकल के नए कवि कवित्री आ रहे हैं, जैसे कि हम लोगों को ही आप समझिए, तो नहीं, आप लोग आपसे कितना उम्दा पढ़ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पढ़ रही हैं आप लोग। और तो मैम लेकिन का जो मैम सुना हम आपको लोग सुनेंगे भी अब हम। बिल्कुल सुनेंगी मैम। तो हम लोग आपसे मैम प्रेरणा ले रहे हैं, और जितने भी कवि कवित्री लेखक जुड़े हुए हैं, उन्होंने, मैं आशा करती हूँ कि उन्होंने आपसे प्रेरणा जरूर ली होगी मैम, जरूर ली होगी। मेरा आज सौभाग्य। एक, जी मैम, एक लेखक कई जीवन जीता है। जैसे अगर हम महाभारत लिखने बैठे तो उसमें हम अश्वत्थामा को भी जीते हैं, हम कृष्ण भगवान को भी जीते हैं, हम उसमें द्रौपदी को भी जीते हैं, हम इतने सारे लोगों को जीते हैं। और उसके बाद भी एक जो विशेषता है हमारी, कि हम वर्तमान में रहते हैं। इस वर्तमान से हम इतने पास्ट में, या कहना चाहिए भूतकाल में जाते हैं, या कभी हम भविष्य में जाते हैं, हम इतनी कल्पनाओं में जाते हैं, लेकिन फिर भी हम वर्तमान में रहते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। तो मैं पुनः मैम आपकी विनम्रता, सरलता, योग्यता, सहनशीलता, आपके लेखन को और आपके नारित्व को मैं नमन करती हूँ मैम। तो आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त कर दूं। आदरणीय विकास मिश्र सागर जी, आदरणीय संस्थापक हमारे श्री अंजनी द्विवेदी अनमोल जी, आदरणीय ममता जी, आदरणीय अनामिका जी जो हमारे साथ पटल पर उपस्थित हैं, आदरणीय रोशन जी जो कि बार बार मैसेज कर रहे हैं और कमेंट उनके लगातार आ रहे हैं। अभी आया, अति उत्तम कथन कहा उन्होंने। तो सबकी ओर से, पटल के सभी, पटल की पूरी टीम की ओर से आपका, खुशी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मंच पर आती रहेंगी, मंच इसी प्रकार सजते रहेंगे, सभी आनंदित होते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी चंद पंक्तियां पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं और ले रहे होंगे, तो अगर मैंने इस बात को अंडरलाइन किया है तो इसका मतलब मैंने आपसे प्रेरणा ली होगी, और उसी मेरा प्रेरणा के सौभाग्य। फलस्वरूप, उसी प्रेरणा के फलस्वरूप मैंने कुछ पंक्तियां लिखी अभी आपसे बात करते करते, और वही मैं पढ़ करके सुनाऊंगी। बहुत बहुत अच्छा, स्वागत। शब्द, जी मैम, शब्दों का चयन मैम अलग होता है। प्रेरणा हम जरूर लेते हैं, लेकिन शब्द ये होता है कि शब्द हमारे होते हैं, भाव हमारे होते हैं, लेकिन प्रेरणा कोई है जो लिखवाता है कि नहीं, अच्छे से अच्छा लिखना है। तो मैम मैं अंजनी सर बोल रहे हैं, स्वागत है डॉक्टर सुभा जी। धन्यवाद अंजनी जी। और सुनिएगा, इस प्रेम पूर्ण हृदय में, इस प्रेम पूर्ण हृदय में, आह्लादित रूप तुम्हारा, पूनम सदृश सा उग कर, करता निश दिन उजियारा, मेरी स्वप्नों में आकर तुम भोर विचरती ऐसे, कोई नवदीप जलाकर एक सांझ विचरती जैसे, हो स्याह घना अंधियारा, या आलोकित सी अवनी, हो सूर्य प्रभांबर पर, या तिमिर पूर्ण सी रजनी, भर कर सिंदूरी आभा, नभ में जो सूर्य लरजता, इस परशित इंद्रधनुष हो, आकाश पे मेघ गरजता,
हो मृदुल विपुल सी पावस, जब व्योम से अम्बुद बरसे, अंतस तुझसे मिलने को अनंत समय से तरसे। जब नीर निधि हो प्रेरित, अंबर घट को छूने को, और सहस्र राग भरते हों आकाश वक्ष सोने को, और ओज पूर्ण सा स्वर हो, और ओज पूर्ण सा स्वर हो, मेरे हृदय में आकुल, अनुराग मेरा पन्नों पर आने को जब हो व्याकुल। जब ओम का स्वर हो व्यापित, संपूर्ण सृष्टि में बस कर, उस दिवस चली आना तुम, मेरे जीवन में हंस कर। उस दिवस चली आना तुम, मेरे जीवन में हंस कर। तो ये मैम चंद पंक्तियां थी जो मैंने आपकी प्रेरणा से लिखी हैं। अभी लिखी है आपने? अभी लिखी है मैम। क्या बात जी है। मैम। और मतलब आपकी भाषा इतनी खूबसूरत है, जबकि इस समय भाषा सबकी बदल चुकी है। कई बार मुझे भी लगता है, क्योंकि बॉम्बे में रहते हो और बॉम्बे में ही हैं आप भी, और मैंने यहाँ कॉलेज में पढ़ाया भी था, और वहाँ के बच्चों को क्योंकि इंग्लिश को हिंदी को अंग्रेजी में भी करके समझाना पड़ता था, तो जहाँ हमारी भाषा वो जाती है, इसमें आपने उसकी जो पवित्रता को बचा के रखा है। इतनी खूबसूरत शब्दावली है, मैं मतलब बहुत ही खूबसूरत, और आपने भावों को भाषा में बहुत खूबसूरती से पिरोया। और आपने एक बात की थी अनुभव की, तो मुझे अचानक मुक्ति बोध जी याद आ गए थे, ज्ञानात्मक संवेदना, कि जब हम दूसरे के अनुभव को उस तरह से महसूस करते ज्ञानात्मक संवेदना की तरह, तो वो चीज़ हमारी बन जाती। जैसे कि मोची राम धूमिल ने अगर लिखी, तो मोची राम तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस तरह से लिखा उसको। या जब माखन लाल चतुर्वेदी की वो फूल की पुष्प की अभिलाषा लिखते हैं जी कि जी मुझे जी। फेंक देना उस पद पर वनमाली जिस पद जिस पर पद पर जाते वीर अनेक। वीर अनेक। तो आप या कि एक सिर मेरा मिला लो सोहन लाल द्विवेदी जी की जो है, तो मतलब ये आप देखिए कि ये जब पुष्प बन करके हमने, तो वो जब लेखक की यही खास बात होती है, वो ज्ञानात्मक संवेदना की तरह दूसरे के अनुभव को जब अपना बना लेता है, तो ऐसे लगता है कि वो अपना ही सच लिख रहा है। और आपने भी बिल्कुल वैसे ही लिखा, बहुत ही खूबसूरत। और मतलब अनामिका जी ने अलग तरह के रंग से रंगा, और आपने अलग तरह के रंग से रंगा, तो शायद मेरे बक करने से जो थोड़ी सी मोनोटोनी आ गई होगी, एक रूपता आ गई होगी, तो आप लोगों ने इंद्रधनुष के रंग उसमें और भर दिए, और खूबसूरती से खुशी तो संचालन कर ही रही है, बीच बीच में बारिश की फुहारें डाल रही हैं, बिजली भी चमका रही हैं। तो आज बहुत ही खूबसूरत बारिश हुई शब्दों की यहाँ। और पटल पर अंजनी जी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ, विकास जी का धन्यवाद करती हूँ। और मतलब बिल्कुल जैसे आपने कहा, जरूर आते रहेंगे हम और जुड़ते रहेंगे आपसे, हम जरूर जुड़ेंगे। मैम ये जी। कह रही हूँ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाता है। आप अपने को बक कह रही हो और आपको सुनने के लिए सब परेशान रहते हैं। तो मैम आपसे एक सवाल करना चाहूंगी मैं, बिल्कुल। कि हाँ। यदि आपसे कहा जाए कि इस दुनिया में कुछ बदल दीजिए, तो आप क्या बदलाव करेंगी? मैं सबसे पहला जो बदलाव करूंगी कि ना, दो चरित्र मत जियो, डुअल मेंटालिटी को, मतलब दो चेहरे लगा करके मत जियो। सबका चेहरा एक कर दूंगी मैं। मतलब जो आप लिखते हैं वही आप कहते हैं, और जब ऐसा हो जी जाएगा, जो आप जीते हैं वही करते हैं, कि जैसे भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा कि जैसा तू कहता है वैसा तू लिख, उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। तो मैं कई बार देखती हूँ सुभा जी, मुझे कई, और मेरी लड़ाई इसलिए होती है, और मैं ना बहुत खिलाफ हो जाती हूँ, और मैं बहुत अप्रिय हूँ बहुत से साहित्यकारों के बीच में, क्योंकि मैं उनका जो छद्म व्यक्तित्व है, छद्म चरित्र है, उसको मैं उजागर कर देती हूँ। एक बार हम लौट रहे थे कहीं से,
और थोड़ी देर पहले कवि वहाँ बात कर रहे थे प्रगतिशीलता की, ये दुनिया भर की बातें। और रिक्शा, हम जिस रिक्शे में बैठे थे उसके कांच को एक कार वाले ने उसके तोड़ दिया। मैंने कहा हमें उस चल के उसको लड़ाई करनी चाहिए, बोलना चाहिए, उसके पैसे दिलाने चाहिए। तो वो जो वहाँ बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, उनके साथ एक महिला भी थी, 3 हम लोग बैठे थे। कहते नहीं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, क्या ज़रूरत है? मेरा मन नहीं माना, मैं उतर के गई और मैं आई। तो आके जब मैं वापस बैठी तो मुझे कहते हैं, हर जगह आप परचम लेकर खड़ी हो जाती हैं। इसी तरह से अभी हाल ही में मैंने ये देखा कि वो महिला की बातें इस तरह से करते हैं, लेकिन महिलाओं के इनबॉक्स में जाकर के ऊटपटांग हरकतें करते हैं। तो आप जी एक जी। तरफ तो महिला की महानता की बातें करते हैं, महिला को देवी बनाते हैं, और दूसरी तरफ महिला के लिए ऐसी चीज़ें लिखते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें हैं जो बदलना चाहती हैं, कि सबके अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखूँगी, सबके अंदर की ईमानदारी को हमेशा ज़िंदा रखूँगी, तो मुझे लगता है दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही मैम आपसे बात करके बहुत मजा आया मैम, बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लग रहा है कि हम इसको कभी खत्म ही ना होने दें, हम लगातार ऐसे ही बतियाते रहें। हम आपको बात सुनकर करेंगे, के बिल्कुल खुशी से हम नंबर लेंगे, हम लोग बतियाया करेंगे। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम बिल्कुल चाहूंगी कि पटल पर आप बार बार आएं, और कभी एकल काव्य पाठ के लिए या कभी हमारी स्क्रीन को शेयर करने के लिए, और आपके साथ में पटल सजेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा मैम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे दोनों, मतलब खुशी को तो मैं जानती हूँ, खुशी भी छोटी-छोटी चीज़ों में बड़ी-बड़ी बातें कह देती हैं, और अनामिका जी ने भी इतनी, मतलब जैसे कहते हैं ना, मखमली एहसास, ऐसा लगा। और आपकी उसको कहूँ तो ऐसे लग रहा था कि इंद्रधनुष पूरा फैला हुआ है, और शब्द जो है वो तक अलग-अलग रंग लेकर के, 7 रंग में वो शब्द वहाँ पर खूबसूरती से बिखर गए हैं। तो आप लोग आज मेरे साथ में हैं, तो मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा ये मंच खूबसूरत लग रहा है। तो कुल मिला के हम आज सबकी बिल्कुल अपनी मैम। अलग अहमियत और सबका अपना अलग बिल्कुल, स्थान, और कुल मिला के बिल्कुल। हमारा मंच सज गया। हाँ, एक तो दूसरे के वजूद को दबाया भी नहीं, एक दूसरे को एनहांस किया। यही आज के इस कार्यक्रम की खूबसूरती है, कि एक दूसरे को साथ लेकर चलते हुए भी हम 4 दिशाओं में चले, लेकिन साथ चलते रहे, पैरेलल चलते रहे, लेकिन साथ चलते रहे। साथ जैसे चलते नदी हैं जी। के 2 किनारे होते हैं, साथ रहते हैं, पर ऊपर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। अंजनी जी बहुत-बहुत शुक्रिया। बॉम्बे में है, पर अंजनी जी से कभी बात नहीं होती। कहते हैं ना, एक शहर में है, बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती। शुभा जी, मुझे पता ही नहीं था कि आप भी बॉम्बे में हैं, बहुत अच्छा लगा। नहीं मैम, मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, जी, मैं लखनऊ के पास में सीतापुर पड़ता है, मैं वहां पर हूँ इस समय। मैं जानती हूँ। अच्छा, नहीं जी जी वैसे जी, मैं बॉम्बे की हैं ना सीतापुर, आप? अच्छा, नहीं नहीं, मैं बॉम्बे की नहीं हूँ, मैं कानपुर रूरल की हूँ। अच्छा, 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 ओके, ओके। जी चलिए, तो जी, और भी अच्छा। कम से कम इस लॉकडाउन ने ये ज़रूर किया है कि हम लोगों को इंटरनेशनली कनेक्ट कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। दूरियां सिमट गई हैं। अभी मतलब अमेरिका एक दिन जुड़ रहे हैं, आप एक दिन न्यूजीलैंड जुड़ रहे हैं, एक दिन सिंगापुर जुड़ रहे हैं। अब देखिए, आप सीतापुर जुड़ रही हैं। अनामिका जी, आप कहाँ से हैं? अनामिका जी कहाँ जी, से? मैं कानपुर नगर से ही, कानपुर में, कानपुर बहुत रही हुई हूँ, कानपुर बहुत नगर जाती से थी ही। कानपुर। चलिए, बहुत ही अच्छा। जी, तो विकास जी वहाँ से ही सुंदर आयोजन और तकनीकी सहयोग। ममता मैडम, आपका भी आभार। ममता जी, आपने हम सबको यहाँ पर बहुत ही बाकायदा 4 बॉक्स में प्रॉपर सजा कर रखा। तो विकास जी तो आप आ जी सकते हैं, बहुत विकास जी आ जी सकते हैं मैम, बहुत महिलाओं ही के बीच सुंदर। में। तिलक तो लगाइए, देवियों को तिलक लगाने के लिए आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर तो खुशी जी, कार्यक्रम आज खुशी जी, हमें चार चंद लगे। जी 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 मैम। खुशी जी, मैं कहना चाहूंगी कि मैं फिर कार्यक्रम समाप्त करूं। जी 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 आप अलका मैम से आज्ञा लें और कार्यक्रम को जो है समापन की ओर ले जाएं। सभी से मैं जुड़ के, और हमें लगता है हम सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, हम लोगों ने प्रेरणा ली, और हमें हमारी श्रोताओं ने भी बहुत ही अच्छे से सुना और धैर्य दे के 2 घंटे हमारे साथ जुड़े रहे। तो बहुत बहुत सबका बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। सबको तो बाल अलका, दिवस की अलका मैम, शुभकामनाएं, मैं आपसे एकादशी की शुभकामनाएं। आपसे मैम जी मैम, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे मैम जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगी, या फिर आप आज्ञा दें तो हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करें। नहीं, नहीं, बस दर्शक देखिए, मतलब क्योंकि अगर दर्शक नहीं होंगे तो कार्यक्रम बिल्कुल, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब किसने हालाँकि देखा। देखिए अब देखिए क्या होता है, हालाँकि ख़ैर वो तो मतलब जो है वो सच में है, लेकिन कई लोग जा कर के लोगों के साथ खिंचा लेते हैं और डाल देते हैं, अरे इसके साथ। लेकिन मतलब वो होता है ना, जा कर के, लेकिन हाँ, जो है सचमुच हासिल करिए, फिर दिखाइए,
खाली मतलब एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। और यही बात है कि हम जो महिलाएं हैं, ये मेरा शेर नहीं है, लेकिन मैं अक्सर मैं इसे कोट करती हूँ कि मुखालिफत से हमारी शख्सियत और भी संवरती है, हम अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करते हैं। तो वाह 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 आसपास वाह वाह। कि जैसे निंदक नीरे राखिए, तो दुश्मन भी राखिए पास में, ताकि वो और आपके, और मुझे जब कोई चैलेंज करता है, मैं अपने दर्शकों से ये कहूंगी, जब आपको कोई चैलेंज करे, उसको जरूर 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 एक्सेप्ट करिए और उसको करके दिखाइए। तो जैसे बिल्कुल कुछ बिल्कुल ने मैम। कहा, तो मतलब आज मतलब मैं बिल्कुल टीनेजर नहीं हूँ, लेकिन मैं, मेरे बच्चे जब पढ़ रहे हैं, बच्चों की जब पीएचडी करने की उम्र अगर आने लगी, उस समय मैं अगर कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ अलग करते रहना चाहती हूँ। और बस अंत में यही कहती हूँ, आप जो भी आप लोग भी लिखिए, जो नहीं लिखते हैं वो भी लिखना शुरू कीजिए। और क्योंकि इस लॉकडाउन ने बहुत से लोगों को दरअसल राइटर बनाया है। और अंत बस इन 4 पंक्तियों से करूँगी कि आँसुओं की भाषा को पढ़ लेती हूँ, मीटर बहर लय ताल को ताक पर रख, उस पर ही कुछ गढ़ देती हूँ, इसलिए दिल से दिल वाह। की बात मैं कर लेती हूँ। तो बस आज हमने अरे दिल वाह। से दिल की बात की, आप सबसे दिल से बात की, आप सबने हमें सुना, तो दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैम मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी प्रकार से सभी खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में पटल पर उपस्थित सभी जन, हमारी अतिथि मैम अलका जी, हम आदरणीय अलका जी, हमारी जो आज की साक्षात्कारकर्ता थी प्रिय खुशी जी, प्रिय अनामिका जी, और साथ में मैं, हम सभी अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, सभी को प्रणाम। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, यही है आपके लिए कामना, सबके लिए। नमस्ते मैम। बहुत अच्छा लगा शुभा जी, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आपकी स्माइल मुझे बड़ी ऊर्जा दे रही थी, एनर्जी दे रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और अच्छा, ये ना अभी आपसे बात हुई, तो वो सदीनामा एक है, सदीनामा एक ग्रुप है, और वो उनके न्यूज़पेपर भी है, मैगजीन भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसमें वो हर संडे को एक ऑनलाइन गोष्ठी रखते हैं, लेकिन ऑडियो ही भेजना होता है आपको। तो खुशी के पास जी आपका नंबर होगा, या आप अपना नंबर दे दें मुझे। तो अब तो जी, ऑफलाइन है ना हम लोग, अभी लाइव नहीं चल रहा है ना ये? लाइव लाइव चल नहीं रहा है है ना? मैम, ऊपर लाइव, लाइव ओह! है मैम, ऊपर लाइव। ओह! हाँ, लाइव बंद कर दें, लाइव कॉल बंद कर करती हूँ मैं आपको, कॉल